Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. आज का जो ये हमारा जो वर्कशॉप है हमारे लिए सबके लिए जो इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर पे, और जिनको लंबे अरसे तक बने रहना अपना बिजनेस के लिए, मेरे ख्याल से ये ऐसा एक सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में है जो मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं लंबे दूरी का घोड़ा जैसा है, ऐसा टेक्नोलॉजी है। वो इसलिए है क्योंकि सोलर बेस्ड है और सोलर का रोशनी कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और इसीलिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को आपका सामने एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए लेके आए हैं। कई लोग आप लोग में से कई लोग इसको जानते होंगे, लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के बारे में और डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में और क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये सारे जो है हम लोग आज का ये डिस्कशन में हम लोग आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो हमें आगे बढ़ने के पहले एक बार हम लोग जो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और जितने सारे हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी एनर्जी का खपत का बात आते हैं तो एक जो ज़रूरी बातें हैं कि हम लोग जितना फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हम लोग खपत करते हैं उसके साथ साथ ही हम लोग जो है कुछ गैसेस निर्गत करते हैं, और उस गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है हमारा ये जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है बोल के साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किया है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमारा मतलब जो डेली लाइफ है उसमें कई सारे हम लोग काम करते हैं, और उसका अनेक जो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग्स है, वेस्ट जो मैनेजमेंट है, वेस्ट जनरेशन जो है, या इंडस्ट्री है, या एनर्जी, ये सारे जो काम हम लोग करते हैं उसमें से ग्रीन हाउस गैस निकलता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस जब हम लोग जैसे सूरज का रोशनी यहाँ हमारा धरती पे पड़ते हैं और वो वापस जाना चाहते हैं, मतलब ना डेट इज नॉर्मल फेनोमेनन है, जब सूरज का रोशनी हमारे धरती पे पड़ते हैं वो जब वापस जाना चाहते हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक बैड कैरेक्टर बोल सकते हैं, बुरी कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, जिसके कारण वो उसको जो तापमान है जो वापस जा रहे हैं उनको खींच लेते हैं, और उसके कारण जो है हमारा जो धरती जो है धीरे धीरे जो है गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी जो है बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाता और एक हमारा यही सराउंडिंग में हमारा रह जाते हैं। और इसी के लिए हम जो ये गर्मी का जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, आपको मतलब मैं जस्ट ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज का 15 साल बाद या 20 साल पहले ये जो टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर और उस टाइम का जो टेम्परेचर है आपको नज़रअंदाज होगा कि जी 46-48 डिग्री तक हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। और जो विंटर टाइम है, जो मतलब ना कूलिंग जो डेज है वो कम होते जा रहे हैं और गर्मी का दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि कम से कम 10-15 साल बाद जिस तरीके से हमारा गर्मी आगे बढ़ रहे हैं तो ये धरती जो है जीने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक बड़ा सवाल के होके हमारे सामने जो है पैदा हुआ है। तो जितने सारे साइंटिस्ट हैं, जानकार लोग हैं, इसमें इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, और जितने ग्लोबल एजेंसीज हैं सब लोगों ने रिसर्च करके यही नतीजा निकला है कि हम अगर कुछ अपना ये सब जो एमिशंस है इसको अगर हम कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया, ये धरती जो है जीने लायक नहीं रहेगा। वो साल का ऊपर है कि 15 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन अगले जो पीढ़ी है वो जीने लायक रहेगा कि नहीं, वो एक सवाल जो है हमारे सामने है। तो उसी के मद्देनज़र ही काफ़ी सारे आप लोग देखते होंगे ये जो हम लोग LED बल्ब लगा रहे हैं। पहले हमारा जो इनकैंडेसेंट बल्ब था वो क्योंकि बिजली ज़्यादा खपत करते थे, बिजली खपत का मीनिंग ही यही है, बिजली हमारा कहीं पावर प्लांट में जनरेशन हो रहा है और वो फॉसिल फ्यूल कोयला, गैस या ऑयल जो है कहीं बर्न हो रहा है, तो यहाँ अगर हम बिजली कम करते हैं तो वहाँ जलना जो है कम हो जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि बिजली का खपत जो है सालों साल जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे कारण से जो है हम लोग को इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी पड़ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस जो बनाते हैं वो सेक्टर है एनर्जी।
एनर्जी मतलब जो पावर एंड हीट जो बनाते हैं, मतलब ना जहाँ से हम लोग जनरेशन करते हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन है पूरा दुनिया में जो है 35% है। इंडस्ट्री जो है उसके बाद जो नंबर आता है उनका 24% जो है कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का। उसका बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज का है, उसका बाद ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके बाद बिल्डिंग एंड वेस्ट। तो अगर आप देखें इंडस्ट्री जो है सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस के जनरेशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग जो बात करते हैं, अगर हमें ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का समस्या अगर समाधान हमें ढूंढना है तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। और ये इसलिए भी कि ये अगर हम एडॉप्ट करते हैं क्लीन एनर्जी तो आपके मतलब इकोनॉमिक फ़ायदा भी है इसका। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, एक जो है आपको अगर आप इस तरीके का क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो आपका इंडस्ट्री का जो इकोनॉमिक बॉटम लाइन है वो भी चेंज होंगे, मतलब ना आपको प्रॉफिट की तरफ भी वो लेके जाएंगे। तो दोनों तरफ जो है आपके लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो आप पर्यावरण के लिए पॉजिटिव काम करेंगे और दूसरा जो है आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसमें एक एनर्जी का कॉस्ट जो है एक अहम हिस्सा होता है, वो जो है इसके लिए कम होते जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये जो परिघटना है जो इसके बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये ग्लोबल है तो हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज एक्सीलरेटिंग विद इंडस्ट्रियल एमिशन। हमारा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का संख्या बढ़ रहा है, तो हमें जो है एनर्जी का खपत भी हमारा बढ़ रहा है। तो उसके साथ साथ जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बढ़ना लाजमी है। ग्लोबल जो डीकार्बनाइजेशन हम बोलते हैं, डीकार्बनाइजेशन का मतलब है कि जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम लोग निगेट करते हैं, मतलब ना खत्मा करते हैं, उसको हम डीकार्बनाइजेशन बोलते हैं। उसका टारगेट जो है डिमांड ट्रांसफॉर्मेशन इन हीटिंग सिस्टम में ज़्यादा जरूरी पड़ रहा है। पूरा इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे 30% जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत होते हैं और 70% जो है थर्मल एनर्जी का एक मोटा तौर पे एक रेशियो बनता है। तो ये जो हीटिंग का जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनली क्या करते हैं, हम लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब यही है कि जो गैस ऑयल जो मतलब ज़मीन से खोद के हम लोग जो भी फ्यूल जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो क्या होते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैस जलते हैं या निर्गत होते हैं। तो आज का जो हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं वो सोलर थर्मल है। नॉर्मली हम लोग जब भी सोलर टेक्नोलॉजी का बात करते हैं हमारे सामने एक ही सोलर पीवी नज़र आता है जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि सोलर थर्मल भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो है हीट जनरेशन किया जा सकता है। हीट जनरेशन कैसे, जैसे हम लोग छोटे साल में ये करते थे, जो एक लेंस लेके कागज़ को हम लोग एक लाइट को फोकस करके कागज़ को जलाते थे, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं, हम हवा को गर्म कर सकते हैं, एयर ड्राइंग भी कर सकते हैं, हॉट वाटर बना सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, या आपको जान के शायद आश्चर्य भी होगा कि आप कूलिंग भी कर सकते हैं। सूरज का रोशनी को ही यूज़ करके आप कूलिंग या चिलिंग, जो अभी हम लोग एसी का टेम्परेचर ले रहे हैं उसको भी हम कर सकते हैं इसी टेम्परेचर को यूज़ करके। तो ये सब इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हमारा जो ग्लोबल क्योंकि ये ग्लोबल फेनोमेना है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ये कमिटमेंट किया है कि बाय 2070 है इंडिया का जितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग फॉसिल फ्यूल को और यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको बोलते हैं नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो कार्बन होंगे, और ज़ीरो कार्बन का होना का मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल से बाहर होंगे, फॉसिल फ्यूल को यूज़ ना करके हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज यूज। क्लीन एनर्जी बोलने से आपका कौन सा है, विंड है, हाइड्रो पावर है ना, और ये जो सोलर पावर है, ये सारे जो है रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं और इसको हम लोग क्लीन पावर बोलते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना छोड़ के हम जो है इस तरफ क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़े। तो थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स भी दे देते हैं आपको कि हमारा जो ये पूरा जो नज़ारा है किस तरीके का है, कितने सारे ग्रीन हाउस गैस आप शायद गिन के मतलब आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होंगे
कि टोटल जो ग्रीन हाउस गैस पूरा दुनिया में जो जनरेट हो रहा है वो है 59 गीगा टन ऑफ CO2, जो कि एक 2023 का फिगर है। एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज बोल के IPCC ने पब्लिश किया हुआ ये डाटा है, जिसमें ये कहा गया है कि 59 गीगा टन, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना वॉल्यूम जो है ग्रीन हाउस गैस अभी हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। और उसमें से अगर हम इंडस्ट्री का सोचें, इंडस्ट्री जो है करीब करीब 24% जो है उसका हिस्सेदारी है। जो टोटल ग्रीन हाउस गैस, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था कि कमर्शियल जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे लोग सारे जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है टोटल 24% जो है इसके लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो टोटल 14 गीगा टन ऑफ CO2 जो है पर ईयर जनरेशन हो रहा है पूरा दुनिया में। ठीक, अगर इंडिया का हम बात करें तो हमारा जो है पूरा कंट्री का जो टोटल ग्रीन हाउस गैस है उसको एस्टिमेट किया गया है अराउंड 3.9 गीगा टन, और वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी जो है ग्रीन हाउस गैस का क्वांटिटी है। और अगर हम इंडस्ट्री का बात करें, इंडिया में टोटल अराउंड 1 से लेके 1.2 गीगा टन अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर ईयर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और अब हम अगर जो सेक्टर हम लोग बात कर रहे हैं कि MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज, जो कि more than 90% of our industries are MSMEs, and their contribution is around 0.3 to 0.4 gigaton of CO2। तो ये आपको जस्ट एक नज़ारा देने के लिए कि हम लोग जो है किस स्थिति में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका इंडस्ट्री हो सकता है एक छोटा सा उसका हिस्सा है, लेकिन अगर हम पूरा इंडिया में आज का जो है करीब करीब 63 मिलियन MSME हैं, अगर सबको जोड़ दें, ये जो संख्या जो है 0.3 to 0.4 गीगाटन ऑफ CO2, वो उसका आपको जो है जो अंदाज़ा लगेंगे कि क्यों इतना बड़ा संख्या में हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन फिर भी MSME से हो रहे हैं। तो और इसी के लिए जैसे MSME हम लोग अगर सोचते हैं कि एक जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर है और उसको हम लोग को सशक्त बनाना है, आगे लेके जाना है, उनको सस्टेनेबल बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो उस कड़ी में अगर हम एनर्जी और इस जो एस्पेक्ट को अगर ध्यान दे तो आने वाला दिनों में जो है हमारा MSME जो है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे। उसी का उम्मीद का साथ ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और यूनिडो का जो ये पहल है, ये एक न क्लीन एनर्जी की तरफ आप लोगों को लेके जाने का एक पहल है। तो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल हीट जो बोलते हैं, जो गर्म करने का जो तरीका है, आप मान लीजिए पानी गर्म हो, स्टीम बनाने का हो, या एयर ड्राइंग का हो, या किल्न हो, ओवन हो, हमारा कई सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है थर्मल जो हीट हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया वेयर वी आर यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसमें पूरा दुनिया में अगर हम एवरेज देखें तो 25% ऑफ ग्लोबल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन इज हैपनिंग इन इंडस्ट्रियल हीट सेक्टर, एंड ओवर 60% ऑफ इंडस्ट्रियल थर्मल डिमांड इज मेड थ्रू फॉसिल फ्यूल। पूरा दुनिया में अगर आप देखें कि 60% इंडस्ट्रियल थर्मल डिमांड जो है वो फॉसिल फ्यूल का द्वारा ही मिल रहा है। तो ये एक क्राइसिस की तरफ हमें लेके जा रहा है, क्योंकि हमारा जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं उसमें जो थर्मल हीट का रिक्वायरमेंट तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें फॉसिल फ्यूल से कैसे छुटकारा लेना है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और लगाना है। वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ाना है जिससे आपको क्लीन एनर्जी की तरफ जो है जाने में मदद मिले। अब MSME आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमी का एक रीढ़ का हड्डी की तरह है, इट्स ए काइंड ऑफ बैकबोन टू आवर इकोनॉमी। तो इसीलिए भी हम लोग बात कर रहे हैं आज जो है MSME सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका जो एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी कैसे हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं उसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया मोर देन 63 मिलियन जो है हमारा MSME है, और उसमें से मोर देन 17% जो है मैन्युफैक्चरिंग 17 मिलियन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं।
जिनको एनर्जी का ज़रूरत पड़ते हैं, वो इसलिए भी एमएसएमई इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का तौर पे अराउंड मोर देन 120 मिलियन एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड इन द एमएसएमई इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, और 33% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है यही इंडस्ट्री से हमारा निकलते हैं। तो जो है इम्पोर्टेंट है हमारा जीडीपी के लिए, जो 30% जीडीपी को हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं, और 48% ऑफ द एक्सपोर्ट हमारा ये एमएसएमई देते हैं। तो हमारे लिए ये एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम जो है सेक्टर है, जो बोलते हैं कि इंडिया का ग्रोथ इंजन को चलाते हैं ये एमएसएमई। And because of that only we are focusing on the MSMEs being making as a sustainable energy consuming one. लेकिन अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें, ये एमएसएमई ना कई सारे एमएसएमई अच्छे कर रहे हैं इंडिया में। अगर हम सस्टेनेबिलिटी का बात करें, सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हम एमएसएमई को कितना दूर तक चलाएंगे। इसका दो मीनिंग है, एक तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कि आपका बिजनेस जो है कितना सालों तक ये चलते रहेंगे। दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि क्या आपका जो ऑपरेशंस है निरंतर चलते रहेंगे, कि ना जो हमारा धरती पे आप कोई बोझ डाले बिना अपना ऑपरेशन जो है एक क्लीन और ग्रीन के तौर पे आप चलाते रहेंगे। तो इसको हम जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस ना, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ये एक एस्पेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमारा आसपास जो ना अपना आसपास जो भी सिटीजन्स या ना जो भी कम्युनिटी आपका लिव कर रहे हैं उनके बारे में कैसे ख्याल रखते हैं, और हमारा जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जो एक्शंस है जिसको हमें मतलब ना ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस को कम करने के जो मतलब हमारा जो भी साधन है, और उसी का साथ जुड़ा हुआ है मार्केट एक्सेस, मतलब आपका बिजनेस अच्छा होगा या नहीं होगा, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। मतलब जो हमने बोला कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोनों जुड़ा हुआ है। आप अगर पॉल्यूशन करते जाएंगे और जो क्लीन एनर्जी अगर नहीं करते जाएंगे तो आपका बिजनेस भी डाउन पे जाएंगे। ये एक मोटा मोटी जो है एन एवरेज परिघटना है जिसको हमें ध्यान देना है। अगर आपको मान लीजिए, आपको सब लोगों को पता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस है आज का दिन में, यूरोप हो या उस तरह का डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपका सामान भेजने के लिए वो देखते हैं कि आप किस तरीके से आपने सामान बनाया, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया या आपने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया, उसको भी देखते हैं। तो मार्केट का साथ हम जुड़ के जब देखते हैं तो ये सारे जो है परिघटना आप उसको अलग से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि आप ये नहीं मतलब ब्लाइंड आई नहीं रख सकते कि हम जो है कुछ भी एनर्जी यूज़ करेंगे या कुछ भी हम एमिशन करेंगे और अच्छा प्रोडक्ट बना के हम बाज़ार में बिक देंगे। ये वाला बात जो है अभी पुराना हो चुका। मतलब ना ये वाला जो फेनोमेना है अभी नया यही है कि आपको जितना क्लीन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, तो आपका कस्टमर बेस और जो आपका जो क्लाइंट है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, आपका सामान जो है ज़्यादा बिक्री होने का चांसेस बनते जाएंगे। तो हमें इस एस्पेक्ट को, जैसे हमने बताया था कि जो सस्टेनेबिलिटी इम्पेरेटिव जो बोले हैं कि ये ESG, क्लाइमेट एक्शन और मार्केट एक्सेस, ये सारे एस्पेक्ट जो है हमें चेंज होने के लिए बोल रहे हैं कि हमें जो अपना काम करने का तरीका जो है, हम किस तरीके से अपना इंडस्ट्रियल ऑपरेशन चलाए या किस तरीके से प्रोडक्शन करें, वो ये सारे मामला को एक चेंज की तरह से हमें देखना है कि आज जो कर रहे हैं उससे और कैसे बेहतर करें, उस सेंस का बात कर रहे हैं। और उस सेंस में हमें क्या दिखाई देता है, अगर हम इस तरह का चेंज लाते हैं तो पैसा हमारा सेविंग होंगे। हम जब ये बोल रहे हैं कि सोलर थर्मल एक टेक्नोलॉजी या सोलर अगर हम लगाते हैं, क्लीन पावर होने का मतलब ये है कि आपको फ्री में ऊर्जा मिलेंगे। आज जब आप ये कोयला या ऑयल या गैस जो आप कंजम्पशन कर रहे होंगे, उसके लिए जो पैसा का आप खर्चा कर रहे हैं, सोलर अगर टेक्नोलॉजी लगाते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी का जो भी दाम है वो 3 साल में 5 साल में वो तो निकल जाएगा। उसका बाद जो है आपको फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेंगे। वो आपको जो कैपिटल कॉस्ट है, इसलिए उतना ज़रा नहीं ध्यान देना है कि उसका पीछे जो आपको फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में सोचना है। तो एक तो पहला तो सेव मनी होता ही है।
आपका प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। कई बार जो है ऐसा प्रूफ हुआ है कि जब आप एनर्जी एफिशिएंट या क्लीन एनर्जी वाला टेक्नोलॉजी लगाते हैं, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इम्प्रूव होते हैं। ये मतलब ना एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है कि जब आप बेहतरी के लिए जाएंगे, बेहतर प्रोसेस, बेहतर एनर्जी, उस तर्ज पे जब जाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी है वो आपको क्वालिटी जो है इम्प्रूव मिलेगा, क्वालिटी बेहतर मिलेगा। तो हमें जो है वो चेंज को समझ के जो है एडॉप्ट करना है, उसी के बारे में हम पहल करने आए हैं कि एक तरीके से जो जानकारी शायद आपके पास ना हो, हम आज यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कोई मतलब दिग्गज 2-3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, जो सोलर एक्सपर्ट है, वो लोग आपको बताएंगे कि सोलर टेक्नोलॉजी कैसे आपका फैक्ट्री में काम करेंगे। हम तो बस एक आधार दे रहे हैं क्यों हम सोलर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो सोलर का जब बात आते हैं वो इसलिए दो फैक्टर हैं। जैसे हमने बताया कि सोलर का इंटेंसिटी, जैसे हमारा गर्मी का दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो सोलर का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और गर्मी का दिन भी बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपका जो क्या बोलते हैं, ये फ्यूल का जो प्राइस है, ऑयल, कोल हो, गैस हो, ये फॉसिल फ्यूल सारे जो है दाम सालों साल बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों मतलब एक तरीके से अपोजिट एक पहलू है। सोलर का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहे हैं, सोलर वाला दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आपका जो फॉसिल फ्यूल का है उसका भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो दोनों जो है इस पहलू की तरफ आपको इशारा करते हैं जी, सोलर आपको एडॉप्ट करना, आपका दिन ब दिन फायदे वाले ही होंगे, आप कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। तो इसलिए सोलर को अपनाना जो है एक समझदारी है। हम उसी के बारे में और थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके का जो फ्यूल का जो प्राइस है वो हमारा हाथ में नहीं है। इंडिया का जैसे एज ए कंट्री भी अगर देखें, क्योंकि हमारा अपना ऑयल फील्ड उतना नहीं है कि पूरा हमारा एनर्जी का डिमांड हम लोग ले लें, अपना ना अपने सेल्फ डिपेंडेंसी में नहीं है, हमें किसी कंट्री का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो हमारा ये डिपेंडेंसी हो, जैसे मान लीजिए अभी ना ईरान ने अभी बोल लिया था कि भाई हमारा जो है ऑयल का रूट हम बंद कर देंगे। युद्ध जब हो रहा था लास्ट तौर पे उन्होंने कुछ एक कॉरिडोर जो है वो बंद कर देंगे, तभी इशारा आ गया था कि ऑयल का प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये एक जो है आपका हाथ में नहीं, ऑयल का प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। जैसे यूक्रेन का साथ रशिया का जब युद्ध हुआ था तब भी एक इक्वेशन बना था कि जो है ऑयल का दाम बढ़ने, और ऑयल का जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं उसी तरह से कोल का और गैस का भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो तीनों का दाम जो है एक साथ मतलब जुड़ा हुआ है। तो हमारा आपका तरफ जो मैसेज जो हम लोग देना चाहते हैं कि ये डिपेंडेंसी जो है आपको बिजनेस को खा जाते हैं एक तरीके से, कि आप नहीं चाहते हो कि आप किसी का ऊपर डिपेंडेंट हो। सोलर ही एक मतलब सोर्स है जिसको किसी को आपको पूछना भी नहीं है, आपको निरंतर मिलेगा सोलर का एनर्जी। तो ये बात जो है, आप मार्केट क्या है, आप कितना पेबैक पीरियड मिलेगा, IRR क्या मिलेगा, वो सब आप देखेंगे ज़रूर, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा कि आपको सोलर का ऊपर जाना ही जाना होगा। आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल बाद जो है आपको सोलर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी आगे बढ़े उतने आपके लिए एक जो है तैयारी जो है आपका बन जाएंगे। तो इसमें हम लोग जो हाई एनर्जी कॉस्ट और पोल्यूशन जो हम लोग काफ़ी सारे सेक्टर में जो सोलर जो थर्मल हम लोग बात करें, अभी थोड़ा और आगे आएंगे, मेरे स्लाइड में है कि सोलर PV और सोलर थर्मल क्यों, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो सेक्टर्स है जहां आप गर्म पानी, जहां आप स्टीम यूज़ करते हैं, जहां हॉट एयर आप लेते हैं, या थर्मल हीट जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे किल्न है, ओवन है, ये सारे जो सेक्टर्स है जहाँ भी ये ज़रूरतें हैं स्टीम का या हॉट एयर का या हॉट वाटर का, सोलर थर्मल इज़ डायरेक्टली एप्लीकेबल। हमें सिर्फ उसका इकोनॉमिक्स देखना है, आपका इंडस्ट्री में कैसे ही वो जोड़ेंगे वो हमें कैलकुलेशन करके काम वर्कआउट करना है। लेकिन टेक्निकली इन प्रिंसिपल सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल व्हेरेवर यू हैव द नीड ऑफ वाटर, स्टीम, हॉट एयर। उसका उल्टा ये भी है कि जैसे हमने बोला कि एक वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल करके एक टेक्नोलॉजी है, ये सोलर हीट को ही वो कूलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं।
जैसे हमारा ये एसी का जो टेक्नोलॉजी काम करते हैं उसी तर्ज पे जो सोलर हीट है उसी को हम कूलिंग पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो है दीपक गाडिया जी, जो कि एक ग्लोबल सोलर एक्सपर्ट है, हमारे साथ हैं आज। उन्होंने ऑलरेडी एक बड़ौदा में एक कैंसर हॉस्पिटल में इसको मतलब यूटिलाइज करके दिखाया, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि कूलिंग कैसे करते हैं सोलर से। वो एक ना सरप्राइजिंग है कि हॉट एयर है और हॉट एयर को ही हम जो टेम्परेचर को हम लोग कूलिंग में कन्वर्ट करते हैं, बट इट इज़ इकोनॉमिकली स्टिल वायबल। ऐसा मत सोचिएगा कि वो टेक्नोलॉजी कोई बहुत ही मतलब कोई अनजान या मतलब ना अजूबा टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आमतौर पे वो एप्लीकेशन हर जगह में हो रहे हैं, हर कंट्री में हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मार्केट इतना डेवलप नहीं हुआ, तो आप लोगों को शायद उतना जानकारी नहीं है। और उसी जानकारी देने के लिए हम लोग आज सोचे कि आपका जो GCCI है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ MSME में हम तीनों जो है मिल के आज आए हैं, ये जो वर्कशॉप हमने आपको एड्रेस करने का कोशिश किए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि सोलर PV ही जानते हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हम उस पर क्यों नहीं बात करके हम सोलर थर्मल का बात करते हैं, क्योंकि आपका मन में भी ये होगा कि सोलर PV तो इतना पॉपुलर है ऑलरेडी ना, सारे जगह में आप देखेंगे पैनल सारे जगह में लगा हुआ है। लेकिन क्यों हम लोग बात कर रहे हैं कि PV जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं। तो जहां आपका थर्मल एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तभी जाके सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी काम आते हैं। जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मकसद है तब तो सोलर PV में ही जाना है। लेकिन उस दोनों में अंतर ये है कि जहां प्रोसेस हीटिंग आप देख लीजिए, करीब करीब 80 से लेके अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको अगर गर्म करना है कुछ भी चीज़ें, तो उसका मतलब ये हम लोग बोलते हैं प्रोसेस हीटिंग, जो आपका स्टीम का द्वारा, एयर का द्वारा, जैसे मान लीजिए थर्मिक फ्लूइड हीटर होता है, आप लोगों को थर्मिक फ्लूइड में ऑयल हीटिंग करते हैं, तो ये सारा जो काम जो है सोलर से हो सकता है। एयर हीटिंग, आपका कूलिंग, आपका ये जो है हॉट वाटर, स्टीम जनरेशन और इवन थर्मिक फ्लूइड हीटिंग ऑल्सो इज पॉसिबल थ्रू सोलर थर्मल। तो CST हम लोग बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, इसको CST टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि टेलरिंग किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है कि मीडियम तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है, हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट है, स्केलेबल है एंड इंटीग्रेबल है। मतलब अगर हम सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं कि सोलर PV जो है बुरा टेक्नोलॉजी है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं जहाँ आपको प्रोसेस हीटिंग का रिक्वायरमेंट है वहाँ सोलर थर्मल ज़्यादा एफिशिएंसी देते हैं। सोलर PV वहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है वहाँ तो बिल्कुल वो अच्छी बात है। अब मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में आज करीब 2-3 साल से अभी काम कर रहे हैं, पूरा इंडिया में अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम लोग आपका गुजरात में ही ना सूरत में काम कर रहे हैं, अंकलेश्वर में काम कर रहे हैं और वापी में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बाद बाई चांस ये हुआ कि हम लोग बाद में आए, बट ऑलरेडी पूरा इंडिया में अलग अलग क्लस्टर में, सेक्टर में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को ना प्रमोट कर रहे हैं। तो 30 to 70% ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल ना उसको रिप्लेस किया जा सकता है CST के द्वारा। आपका डिपेंडिंग अपन कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है, आप किस तर्ज पे आपका ना थर्मल जो आपका ऑपरेशंस है, उसको देखते हुए 30 से लेके 70% तक आपका जो अभी जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहे हैं उसको हम मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो पेबैक पीरियड है जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इतना मान लीजिए 1 करोड़ लगाया या 50 लाख रुपए हम लोग लगाया और कितने साल में उसका रिकवरी मुझे मिलेगा, उसको हम लोग पेबैक पीरियड बोलते हैं। नॉर्मली जो हम लोग देखा गया है कि 3 से लेके 5 साल का अंदर अंदर हमारा जो है पेबैक पीरियड निकल जाते हैं ये टेक्नोलॉजी लगाने का। तो उसमें भी हम लोग क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नया है, तो यूनिडो जो है कुछ फाइनेंशियल ग्रांट लेके आए हैं, एक फाइनेंशियल पैकेज लेके आए हैं MSME के लिए। यूनिडो इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME एक जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी करके एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वहाँ से ये फंडिंग आए हैं। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नया है, आपका जो अगर उसका कॉस्ट अभी ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए 30% तक
जो है फाइनेंशियल ग्रांट, एक आपका जो भी प्रोजेक्ट होंगे सोलर प्रोजेक्ट का, उसके ना फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। तो अलग अलग जैसे टेक्सटाइल हो, डेयरी हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ये सारे एप्लीकेशंस में हमने ये देखा कि मोर देन 1 से लेके 5 लाख तक भी बेनिफिट मिला है इंडस्ट्रीज को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पर मंथ। और इस टेक्नोलॉजी का एक खूबिया यही है कि क्योंकि इसमें कोई मतलब ना रोटेटिंग या ना मूविंग वो कोई मैकेनिज्म ज़्यादातर नहीं रहता है, तो आपको जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में इसमें कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं, ये फिक्स रहता है। ओनली थिंग इज सोलर का हमें क्या है कि एक एरिया चाहिए जिसमें हमें इस तरह का पैनल लगाते हैं, जो वहाँ साइड में हमने दिखाया है कि अलग अलग तरीके का थर्मल कलेक्टर होते हैं। वो सोलर पीवी जो है वो तो फ्लैट प्लेट होता है, यहाँ एक कार्व्ड होता है, वो सोलर रे को पकड़ने के लिए उन्होंने एक कार्व जैसा बनाते हैं और कई बार पैराबोलिक एक शेप लेते हैं और उससे क्या है सूरज को रोशनी लेके एक जगह में उसको सेंटर्ड अराउंड करके उसको हीट में गर्म करते हैं। अब ऊपर में जो निशानी है वहाँ तक जैसे सूरज का रोशनी उधर से गिरा और उस सेंटर में उसको एक्यूमुलेट करते हैं और उसमें फिर जो भी हमें गर्म करना है उस चीज़ को, उस मीडिया को हम लोग उसमें ले लेते हैं ताकि उतना टेम्परेचर हमें मिल जाए। ठीक, तो ये जो सोलर थर्मल और सोलर पीवी वाला जो है हमेशा हमें क्या है एक कंपैरिजन चाहिए कि अगर हम सोलर पीवी लगाते हैं तो कितना मिलता है, सोलर थर्मल लगाते हैं तो कितना मिलता है, ये सवाल तो हमेशा रहता है। तो इस स्लाइड में हमने कोशिश की कि अलग अलग पहलू पे, जैसे सोलर पीवी का आप लोग कितना जानते हैं कि कितना एफिशिएंसी है सोलर पीवी का, एनीबॉडी? 20% ना, 24% तो जाते नहीं है एक्चुअली, 15 से लेके 20% तक रहते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है 50 से लेके 80% तक चले जाते हैं। इस सोलर थर्मल का टेक्नोलॉजी का एफिशिएंसी सोलर पीवी से ज़्यादा है और इसलिए जो है क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो यहाँ जो कलेक्टर को लगाने का जो एरिया चाहिए, क्योंकि सोलर पीवी हो या सोलर थर्मल हो दोनों में आपको एरिया चाहिए कि कलेक्टर कहीं तो लगाना पड़ेगा जहाँ आपका सूरज का रोशनी गिरे। तो यहाँ क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको कलेक्टर एरिया भी कम मिलेगा, कम चाहिए मतलब ना उस सोलर पीवी से। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है इसमें कि आप इसको मॉड्यूलर तरीके से लगा सकते हैं, मतलब ना आज एक जोड़ दिया, कल आपका डिमांड बढ़ गया उसको थोड़ा और लगा लिया, इस तरीके से भी आप करा सकते हो। मतलब आज 5 लगा लिया, कल 10 लगाएंगे, 20 आपका ज़रूरत का हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। और इसमें भी जैसे सोलर पीवी में होता है बैटरी रहता है उसको स्टोर करने के लिए, ताकि दूसरा जो लीन टाइम में अगर किसी को एक्सटेंड करना हो तो यहाँ भी क्या है कि एक हीट स्टोरेज जो है उसके लिए भी स्टोरेज फैसिलिटी है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरह का स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। और ये स्टोरेज जो है सोलर पीवी का स्टोरेज क्योंकि वो बैटरी स्पेसिफिक है उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा जो सोलर थर्मल वाला स्टोरेज है। और इट बेसिकली एक्सटेंड्स ऑपरेशनल आवर्स एंड इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी। अगर सोलर का हम बात करें, जैसे मान लीजिए दिन का दिन में ही सोलर रोशनी मिलेंगे और उसका बाद हमें आगे बढ़ाना है कुछ टाइम, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या पूरी रात के लिए अगर लेना है तो सोलर ये जो स्टोरेज फैसिलिटी से फिर भी वो पॉसिबल है। ओनली थिंग इज हमें इसका इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा कि स्टोरेज फैसिलिटी का कॉस्ट कितना आएंगे और कितना घंटा लेना हमारे लिए सबसे इकोनॉमिकली फ़ायदा होंगे। ये और एक टेबल है, इसमें मैंने 40 to 60 लिखा है लेकिन वो 80 तक भी एफिशिएंसी जाता है। आप ये देखेंगे एक कंपैरिजन आपको मिलेंगे। अगर जो कॉर्नर में हमने दिया है ये 3 सिस्टम CST, सोलर पीवी और डीजल बॉयलर, उसका अगर आप देखेंगे कि जो है CST स्टिल स्टैंड एज ए बेटर सोल्यूशन फॉर यू, लाइक ना कि पेबैक पीरियड का हो या एमिशन जो है और स्टोरेज फैसिलिटी भी अगर आप कंसिडर करेंगे, इन ऑल रेस्पेक्ट CST स्टैंड्स एज ए बेटर टेक्नोलॉजी। अब आप बिल्कुल ये इस धारणा में बिल्कुल मत रहिए कि हम लोग कोई आपको सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बिकने के लिए नहीं आए हैं यहाँ।
हम एक कंपैरिजन दिए है, उसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोल रहे हैं सोलर पीवी खराब है। मैं जैसे उस बात को फिर आपको दोहराऊंगा, जहां आपका प्रोसेस हीटिंग का रिक्वायरमेंट है वहीं सोलर थर्मल ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करना है तब सोलर पीवी ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओनली थिंग इज, अगर आप एफिशिएंसी, स्पेस रिक्वायर्ड, स्टोरेज का फैसिलिटी, ये सारे को अगर देखेंगे तो उस मापदंड में CST विल स्टिल स्टैंड आउट। दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू ड्रॉ विथ यू। तो इसका एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि जैसे टेक्सटाइल डाइंग हुआ, मिल्क पेस्चराइजेशन हुआ, फूड डिहाइड्रेशन, वैक्स मेल्टिंग, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन। मैंने तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखा है। तो इसका टेक्नोलॉजी का अलग अलग वर्जन्स है, वो हमारा जो टेक्नोलॉजी सप्लायर्स है या जो एक्सपर्ट्स है, गाडिया साहब हो एंड मिस्टर राज है एमसोल से, सो बोथ ऑफ दीज सोलर एक्सपर्ट विल इलाबोरेट यू लाइक किस किस तरह का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसमें क्या कॉस्ट आते हैं, वो थोड़ा सा वो आपको डिटेल में देंगे बाद में हम जो है ब्रेक के बाद। लेकिन ये पैराबोलिक ट्राफ है, फ्रेस्नेल सेफलर डिश है, लीनियर फ्रेस्नेल है, अलग अलग मतलब कम से कम 10-15 जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी आज हम लोग आपको देंगे। एप्लीकेशन है ये फॉर बोट, जैसे मैंने बताया हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। अब हम जब ये जो स्पेसिफिक पहल है उसमें हम ये बोल रहे हैं कि यूनिडो और मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिलके आपको MSME के लिए कुछ एक पैकेज लेके आए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी क्योंकि महंगा है, हम लोग कुछ एक आपके लिए फाइनेंशियल पैकेज लेके आए हैं। और सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, आपको जो है पूरी मदद देने का हमारा कोशिश है। किस तरीके से, ये यहाँ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री, आज आप उतना शायद जानकारी नहीं है आपका पास कि उसका फिजिबिलिटी है कि नहीं है। ये जो काम है, फिजिबिलिटी एनालिसिस हो, DPR बनाना हो, ये सारे काम जो है आपको फ्री में जो है यूनिडो और मिनिस्ट्री ऑफ MSME का टीम जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहला आपके लिए जो हम लोग मदद करते हैं। आपका जो भी ऑपरेटर्स होंगे, अगर मान लीजिए आपने इसको लगाने का अगर आपने तय किया, तो ऑपरेटर्स को हम लोग ट्रेनिंग देंगे फ्री में भी, वो भी फ्री में जो है आपका ऑपरेटर्स की ये टेक्नोलॉजी को वो चला पाएँ आपका यूनिट में, उसके बारे में भी हम करेंगे। आपका ज़रा जितना सारे सॉफ्ट काम है, जैसे टेक्नोलॉजी सप्लायर को एंगेज करना, चुनना, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाना है, ऑपरेटर्स का ट्रेनिंग है, DPR बनाना है, इवन जब मशीन लगेंगे आपका वहाँ, उसका सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग भी हमारा टीम करेंगे आपके लिए फ्री में, उसमें कोई आपका खर्चा नहीं आएंगे। उसका ऊपर में जो है 30% अप टू ए अपर लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ पर यूनिट जो है MSME यूनिट के लिए, ये हमारा फाइनेंशियल एक पैकेज जो है हम लोग लेके आए हैं विथ इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME। जो प्रोजेक्ट है हमारा बेसिकली ये 3 जो लोगो है, जेफ ऊपर में आप देखे होंगे मिडिल में कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो फंडिंग करते हैं। आप लोगों को पता होंगे कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो है इस तरीके का जो क्लीन काम है, जो या क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बाहर से फंडिंग आते हैं। और ये फंडिंग क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए यही काम अगर जापान में या जर्मनी में या अमेरिका में करना हो ना, उनका अगर कोई सोर्स को, बॉयलर को अगर क्लीन करना हो, जो खर्चा उन पे पड़ेंगे इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान या भूटान में उनको करने में कम खर्चे में हो जाते हैं। और इसीलिए जो फंडिंग जो है यहाँ देते हैं और उसी फंडिंग को यूज़ करके हमारा जो MSME है वो क्लीन एंड ग्रीन हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME और यूनिडो मिल के ये प्रोजेक्ट का पहल हमने की है। तो इसमें हमारा मकसद ये है कि जो ये सोलर टेक्नोलॉजी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा MSME हिस्सेदारी ले और इसका एक वायबल बिजनेस मॉडल बने। आप लोगों को पता होगा सोलर PV जो है अभी पॉपुलर है, उसका मार्केट जो है ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन सोलर थर्मल इतना आप लोग सुनते भी नहीं होंगे, ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे एजेंसी इसमें जुड़े नहीं है ये, लेकिन अभी नया सब्जेक्ट है तो अभी शुरू हुआ है एक तरीके से। तो ये लेकिन आने वाला दिनों में इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि इसका जो है
इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम एक बिजनेस मॉडल बनाना जा रहे हैं कि आपका जो भी ये टेक्नोलॉजी लगाए उनके लिए ये इकोनॉमिकली वायबल हो, और इसका एक एक्सपेक्टेड जो आउटकम है अवेयरनेस बने, एमिशन कम हो और एक मार्केट बने। तो हमारा स्ट्रेटेजी जो है ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, टेक्निकल सपोर्ट देना और इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यही हमारा जो है मकसद है। चलिए ये प्रोजेक्ट का हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ प्रोस्पेक्टिव सेक्टर का जैसे बात, मैं दो सेक्टर का बात प्राइमरीली बोलता हूँ कि टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल या केमिकल, ये सारे इंडस्ट्रीज जहाँ हॉट वाटर और स्टीम का ज़रूरत है। एक आपको मोटा मोटा मैं आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ स्टीम का ज़रूरत पड़ता है ना 130 डिग्री से लेके 175 डिग्री तक, और 7 से लेके 8 पॉइंट, हम एक सैम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं। और उसमें उन लोगों ने कोयला जो है जला रहे हैं करीब करीब 10,500 मेट्रिक टन पर ईयर। तो और कई बार वो उसमें वुड और कोल का भी वो लोग मिक्स कर रहे हैं। तो 24 घंटा 300 दिन में उनको ये थर्मल एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो उस केस में उनका जो CST का जो पोटेंशियल है, कम से कम जो है उनका जो ये कोल और वुड का जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% वो लोग एनुअल थर्मल एनर्जी का डिमांड जो है सोलर से रिप्लेस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ वो लोग कर सकते हैं कि जैसे प्री हीटिंग करना, बॉयलर का फीड वाटर को प्री हीटिंग करना या प्रोसेस वाटर को हीटिंग करना 40 से लेके 110 डिग्री तक। डाइंग ऑपरेशन में वो लोग स्टीम यूज़ कर सकते हैं अप टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हमने एक कैलकुलेशन किया, ये जो 3 टेक्नोलॉजी है, एक CPC क्रॉस कंपाउंड पैराबोलिक ट्राफ बोलते हैं, कंपाउंड पैराबोलिक ट्राफ है, पैराबोलिक डिश है, ये सब के बारे में अभी आने वाला प्रेजेंटेशन में गाडिया साहब आपको बताएंगे। अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए थे ये पूछने के लिए कितना एरिया लगेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो आपका जहाँ एप्लीकेशन है उसको देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, कौन, और आपका जो रिक्वायरमेंट है, हीट का रिक्वायरमेंट कितना है, उसका बेसिस पे हम बोल सकते हैं। और तो एक कलेक्टर एरिया हमने कैलकुलेट किया, जैसे ये तीनों टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है। जैसे 138 से लेके 282 स्क्वायर मीटर तक जो है एरिया का ज़रूरत पड़ सकता है। और इसमें क्या है कि आप हीट पम्प जो है उसको भी आप CST के साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट को आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का जरिए हम वो जो अभी जो हमने बताया कि जैसे टेक्सटाइल है और आपका केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, ये सारा प्रोसेसिंग में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों का मकसद ही यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आपका जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्म हम देंगे आपका असेसमेंट के लिए, हम आपको DPR भी बना के दे सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी सप्लायर्स को मिलवा देंगे हम लोग, और कैसे आपको टेक्नोलॉजी सप्लायर का अगर मान लीजिए टेंडरिंग में जाना है, कुछ आपको नॉमिनेशन बेसिस पे लेना है, ये सारा फैसिलिटी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने करीब करीब 13 प्लांट में इस तरीके का हमने CST प्लांट लगाए हैं, और 46 MSME यूनिट से ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, और कुछ 30 सोलर एक्सपर्ट को हमने ऑलरेडी ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनिंग हमने दिया है, और कुछ इंडस्ट्रीज का हमने ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ये हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए ये फाइनेंशियल ऑप्शन है, और काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट, जैसे अभी हम लोग ने क्या बोलते हैं जयपुर और जोधपुर में हम लोग इस तरह का वर्कशॉप किए थे, इसमें भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो है इंटरेस्ट दिखाए हैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका वापी, सूरत एंड अंकुलेश्वर ऑलरेडी हिस्सा ले चुके हैं हमारा प्रोजेक्ट में। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और जो भी मतलब ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको ये बेनिफिट जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। तो फाइनेंशियल बेनिफिट में मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि हम लोग जो यूनिडो जो ये जो पहल किए हैं उसमें ख़ास तौर पे एक बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME का साथ हो रहा है। तो आपका जो प्रपोजल है मिनिस्ट्री ऑफ MSME में डिस्कस होता है, और उसका बाद ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है एज उनका एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है चेयर करते हैं, और ही विल बेसिकली अप्रूव योर फाइनेंशियल ग्रांट।
हमारा मेन एक है कि हम लोग जो है परफॉर्मेंस गारंटी और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में इसमें शामिल करते हैं। जो भी आपका साथ जुड़ेंगे टेक्नोलॉजी सप्लायर, इसमें क्या है परफॉर्मेंस गारंटी रहेंगे और जो है एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो फंडिंग के लिए ये आप मिडिल वाला स्टेज देख लीजिए। मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या आएंगे, सोलर कलेक्टर आएंगे, पाइपिंग्स और उसका पाइपिंग का जितने सारे सिस्टम है वो आएंगे, वाल्व वगैरह, और कंट्रोल्स जो है कंट्रोल जो मशीन्स है वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे, और फाउंडेशन, उसका जो फाउंडेशन है ये सारे इंक्लूड होके ये प्रोजेक्ट कॉस्ट बनेंगे। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% जो है हम फाइनेंशियल ग्रांट देंगे, जो कि अपर कैप जो है 1.5 करोड़ है या 150 लाख है। तो उसमें यही है कि 30% या 150 व्हिच एवर इज लोअर, मतलब जो सब कम है उसी को हम देंगे। फिर ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में, मतलब पहला जो अहमदाबाद से 2 इंडस्ट्री हमें हिस्सा लेंगे उनको 30% देंगे, और उसका बाद जो भी इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ेंगे उनको 15% देंगे अप टू ए अपर कैप ऑफ 1 करोड़। तो रेप्लिकेशन के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 15% या 1 करोड़ तक फाइनेंशियल ग्रांट का प्रावधान है। उसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए सिडबी के तरफ से लो इंटरेस्ट रेट में आपको लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30% हमने ग्रांट दे दिया, और अगर 70% आपको लोन लेना है सिडबी से, उसको भी हम कम इंटरेस्ट में, जैसे सिडबी का अगर करंट डेट का अगर इंटरेस्ट होता है 9%, 8% जो भी है, उनको हम इस प्रोजेक्ट का जरिए और 2% जो है आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट देके हम लोग आपको ये लोन का बेनिफिट दिला सकते हैं, बिकॉज सिडबी इज ऑल्सो पार्टनर टू दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है एक्सीलरेटेड डिप्रिसिएशन बोल के, जो कि 40% होता है फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, और ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट, ये भी एक कंपोनेंट है। इसका अलावा भी और एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जिसको आप लोग जानते हैं, कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट। जितना कार्बन आप कम करेंगे उसके लिए एक कार्बन मार्केट से भी आप इसको एक कार्बन प्रोजेक्ट बना के आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हो, जिसके द्वारा भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो हम लोग करते कैसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी सप्लायर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा हाथ में कम से कम 10-15 जो है टेक्नोलॉजी सप्लायर है। हमने उनको मतलब इंडिया से अलग अलग जगह से हमने उनको ढूंढ के निकाला है, और उन लोगों को हमने ये टाइम दिया है कि एक एम्पैनलमेंट प्रोसेस किया है। एम्पैनल मतलब कोई टेक्नोलॉजी सप्लायर अगर हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ये 4 क्राइटेरिया, 4 नहीं एक्चुअली 5 है। उनका जो टेक्नोलॉजी है कोई रीजनल लेबोरेटरी में एक सर्टिफिकेट, टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए सोलर सेक्टर में। सक्सेसफुल कंप्लीशन 3 सोलर प्रोजेक्ट उनको सक्सेसफुली करना चाहिए। मिनिमम 2 जो है सोलर प्रोफेशनल उनका पेरोल में होना चाहिए, और उनका टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया है उनको टेक्नोलॉजी सप्लायर को एम्पैनल करने के लिए। तो आप जो है कोई भी इंडस्ट्री अगर हमें उनको इस तरह का टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं, तो आप आइदर उस एम्पैनलमेंट लिस्ट से ले सकते हैं। हमारा साथ अगर ऑलरेडी जुड़ चुका है, ये वाला क्राइटेरिया मान के अगर एम्पैनलमेंट हो चुका है, उनको डायरेक्टली आप एंगेज कर सकते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जा सकते हैं। मतलब जिसकी अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग में गया तो आपको ये सारे जो है प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। चलिए, ये मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये भी मैंने बता दिया। तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में अगर आप देखना चाहो तो रेंज जो है प्रोसेस हीट का ये रिक्वायरमेंट है 70 से लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसमें भी बॉयलर फीड वाटर का आप हीटिंग कर सकते हो, स्टेरिलाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हो। हमने एक अभी कर्नाटका में एक प्लांट में हम लोग उसका ये किए हैं, जिसमें कलेक्टर एरिया जो है मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी के एरिया जो है अलग अलग हो सकता है, 200 से लेके 700 मीटर स्क्वायर तक। तो इसमें थर्मल पावर यूनिट जो है 5 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक बन सकता है। जो नंबर ऑफ यूनिट्स है इज बेसिकली वेरीज ऑन द टोटल हीट डिमांड। इसमें भी जो है आपका लीनियर फ्रेश लेन हो या पैराबोलिक डिश सिस्टम हो, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी लागू हो सकता है।
कई बार क्या है, आपको अगर मान लीजिए जैसे सूरज का रोशनी तो सिर्फ दिन का टाइम के लिए रहेंगे, तो रात के लिए आप क्या करेंगे, ये एक सवाल आते हैं ना। तो उसको मतलब ना आप जैसे सोलर पीवी में जैसे आपका बैटरी का स्टोरेज फैसिलिटी, यहाँ भी नो जो भी हीट होंगे उसको बना के रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाया जा सकता है। अलग अलग तरह का स्टोरेज फैसिलिटी होते हैं, और उससे जो है आप जैसे मान लीजिए अभी 7 घंटा सूरज का रोशनी है, तो आप उसको 2 घंटा और 3 घंटा या 4 घंटा जो है आप उसको बढ़ा सकते हैं एक स्टोरेज फैसिलिटी का द्वारा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये CST टेक्नोलॉजी में है। अब हम लोग इस तरीके का जैसे प्रोजेक्ट अभी बड़ौदा का एक हॉस्पिटल जो है कैंसर हॉस्पिटल में भी हम लोग एक चिलिंग प्लांट का हमने ये किया है, क्या बोलते हैं, जिसमें कि 1.1 करोड़ का जो है ग्रांट हम लोग मिनिस्ट्री को अपील किए हैं। फिर एक कॉमन स्टीम फैसिलिटी ये हम लोग एक पानोली में बनाने का पहल किए हैं। जो भी आपका जैसे कॉमन एक जगह में अगर कई सारे इंडस्ट्रीज है, तो स्टीम का जो बेनिफिट जो है एक कॉमन फैसिलिटी का द्वारा भी ले सकते हैं, जिसमें स्टीम जो है सूरज से बनेगा, मतलब ना सन से बनेगा। तो ऑलरेडी एक पहल जो है ये पानोली में ये अप्रूव्ड हो गया है गवर्नमेंट का तरफ से। और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बीदर में हमने उनका भी जो है लीनियर फ्रेस्लेन सिस्टम के पहल किए हैं। तो हमारा प्रोसेस वही है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका जानकारी के लिए हम लोग एक फॉर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उस फॉर्म को जो भी अभी भी अगर कोई चाहे तो हमारा कलीग है रमेश, उनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। उस फॉर्म में आप फिलअप करके देंगे तो हम लोग आपको फिजिबिलिटी स्टडी करके देंगे, और उसका बेसिस पे आपका रिक्वायरमेंट और आपका जो है प्रपोजल जो है हम मिनिस्ट्री को रखेंगे, और मिनिस्ट्री जो है उसमें अप्रूवल देंगे, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करेंगे, और उसका बाद हम आपको मैच मेकिंग कराएंगे। मतलब कि पोटेंशियल जो टेक्नोलॉजी सप्लायर हैं उनको आपका यूनिट में विजिट भी कराएंगे, और विजिट कराने के बाद जो है आप उस टेक्नोलॉजी सप्लायर को लगा सकते हैं अपना प्लान में, और उसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ये सारे जो है प्रोसेस उसमें लागू होंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लोग का जो सपोर्ट रहेगा, सप्लायर को जब सामान आपका पास देंगे तो हमारा पेमेंट का कंडीशन जो है 20% जो है साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे, 50% जो है जब टेक्नोलॉजी सप्लायर सप्लाई कर देंगे मटेरियल उसमें मिलेंगे, और 30% आफ्टर सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ द प्लांट जो है हमें जो यूनिडू का ग्रांट है उनको जो है मिल जाएंगे MSME को। तो यूनिडू विल इंस्पेक्ट जो भी CST का प्लांट परफॉर्मेंस है, हम पोस्ट कमीशनिंग के बाद ये यूनिडू का टीम जो है CST का प्लांट परफॉर्मेंस वो मेजर करेंगे, और उसके बलबूते पर जो है 30% ग्रांट जो है रिलीज करेंगे। तो हमारा ये यूनिडू और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम लोग माइलस्टोन, टाइमलाइन, परफॉर्मेंस ये सारे डिफाइन कर देंगे, और उसमें रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और इंस्टॉलेशन जो भी हमारा कंडीशंस है वो सारे मेंशन होंगे। एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और टेक्नोलॉजी सप्लायर का बीच में होंगे, एक यूनिडू और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मतलब ना जो MSME हिस्सा है उनका साथ वो करेंगे। तो हम लोग का ध्यान यही रहेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है या MSME है, परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और नॉलेज ट्रांसफर, ये रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे जो है हम लोग इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडलिटीज में लिख लेते हैं। तो बेसिकली यही है कि ये हमारा बड़ा ही सोचा समझा एक प्रोसेस हमने ये ना आपका प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है। आप मतलब इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेके अपना जो है जो एनर्जी का जो आपका सिस्टम है उसको आप ग्रीन बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप तो एक तो आप जो अपना जो एनर्जी का आपका क्लीन एनर्जी तो बनाएंगे ही, और दूसरा जो ये जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन है कि नेट जीरो का, उस मिशन में भी आप सक्सेसफुल बनाने में आपका हाथ बढ़ाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स पर्सपेक्टिव। आई थिंक विद दिस आई विल कंक्लूड द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. थैंक यू. પહેલાં હું શું કરું છું, તમને વિડીયો દેખાડું છું, કારણ કે અત્યારે આપણે જે સબ્જેક્ટ વાત કરીએ છીએ એ તમારી માટે એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે, એટલે અત્યારે એક વિડીયો દેખાડીશ જેમાં તમે જોઈ શકશો કે ફોટોવોલ્ટેક ટેકનોલોજી અને સોલાર થર્મલમાં શું ડિફરન્સ છે. તો જે વિડીયો દેખાડશો એ એનો આપણે
Hi, I'm John, and this is one of the largest dishes of its kind in the world. And it works a little differently from the panels on residential rooftops. The ANU Solar Generator 4, or SG4 as we call it, is a paraboloidal solar dish. Paraboloidal refers to the shape of the structure. The dish itself has 489 square metres of mirror, and it is a type of technology known as a solar concentrator. That's because it's designed to capture and then concentrate the sun's thermal power, or heat energy. We call it concentrating solar power. The basic idea is that the mirrors all very precisely reflect the sun's rays back up towards one central focus point, and this is where things really heat up. In the area we call the focal plane, an average concentration of over 2,000 suns, that's right, 2,000 suns is produced, and at its peak the concentration level can hit 14,000 suns. That's a lot of energy being produced right there. The SG4 dish was built in 2009 to look at ways of producing solar-powered energy on an industrial scale. It only took a little over a year before steam from the sun was being produced from the giant dish. So we knew the structure itself worked. The question we still had to answer was how to maximise the dish's capacity to harness energy from the sun. But the problem is 14,000 suns of radiation can get really hot, hot enough even to melt ceramics. The trick is how to harness this energy without melting the receiver, and the answer lies with this, the SG4's receiver. The design we came up with has a hole at the focal point, and nearly all the sun's energy gets captured inside this top hat shape. In solar concentrators, the heat energy that is captured can be used either directly, such as to create electricity in a steam turbine, or else it can be stored and used later. And you don't only have to make electricity. The heat could be used to power dozens of industrial processes as well, reducing our need for coal and gas as fuels. In the case of our huge dish and receiver, we conducted lab-scale experiments to get an idea of how much of the heat we were able to capture. With these results, we could build a computer simulation of the heat capture process and any losses, and use that computer modelling to help improve our designs. Once that was done, we had to take the best results to design and build a full-scale receiver to test with the dish. And we managed to achieve an amazing 97% efficiency of heat capture. We believe that this giant solar dish setup is the most efficient one in the world. ઓકે, આપણે હવે પાવર પોઈન્ટ પર જઈશું. એટલે બેઝિકલી જે દેવજીત દાસે પણ કહેવાની ટ્રાય કરી અને રિપીટેડલી કે તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈતું હોય તો દેર ઇઝ અ ટેકનોલોજી કોલ્ડ ફોટોવોલ્ટાઇક, જેમાં ડાયરેક્ટલી તમે સનલાઇટને ઇલેક્ટ્રિકમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. અને ઇટ્સ અ વેરી બ્યુટિફુલ ટેકનોલોજી. યુ ફિક્સ ઇટ એન્ડ ફોરગેટ ઇટ. અને પછી ખાલી તમારે ખાલી સાફ જ કરવાની જરૂર છે, અને વોટ એવર લાઇટ કમ્સ ઇઝ કન્વર્ટ ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે ઘણી બધી એનર્જી, એટલે એકચ્યુઅલી 50% એનર્જી એકચ્યુઅલી ઇન ધ વર્લ્ડ ગોઝ ઇન ટુ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ. એટલે પીવી ઇઝ અ ગ્રેટ ઓપ્શન. તમારા છાપરા પર લગાડી દો, પીવી કરો, અથવા ગરમ પાણી કરવા માટે કે ફીડ હોટ કરવા માટે. ઓકે ફાઇન, ભલે, થેન્ક યુ બેટા. તો એટલે વી આર નોટ કોમ્પ્લિમેન્ટરી. અમે એમ કહે છે વી આર ઓલ કોમ્પ્લિમેન્ટરી. એટલે વી ડુ વોટ વોઝ નોટ પોસિબલ બિફોર. પીવીથી તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી ખાલી કરી શકતા હતા, ગરમીનું તો કરી શકતા. અને હોટ વોટરમાં આપણે જે પહેલાં નાહવા માટે ગરમ પાણી વાપરતા હતા, જેને આપણે ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર કહીએ. પહેલાં આપણે જ્યારે પીવી આવ્યું એની પહેલાં તમે બધા છાપરા ઉપર જોતા તો આપણે ત્યાં બધા ત્યાં નાહવા માટે ગરમ પાણી કરવા માટે ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર આવતા. પહેલાં એ સીધા કલેક્ટર આવતો, જેમાં આપણે પ્લેટ, બ્લેક કલરની પ્લેટ હોય, તેને થોડું નવું પાઇપ જતા હોય, અને બ્લેક કલર હોય એટલે એ હીટને એબ્ઝોર્બ કરે અને પાણી ગરમ થઈ જાય, અને ઉપર એક ટાંકી હોય તેમાં સ્ટોર થઈ જાય, અને તમે સવારે નાહવા જાઓ ત્યારે થઈ શકે. અને ટાંકીને આપણે ઇન્સ્યુલેટ કરી હોય, જેથી તમારી બધી ગરમી જે થઈ હોય તે હવામાન જતી રહે. વી કોલ ઇટ ઇન્સ્યુલેશન. પછી ચાઇનાથી એક ટેકનોલોજી જેમાં કહેવાય વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટર, જેમાં તમારે એકચ્યુઅલી હાઈ ટેમ્પરેચર જોઈતું હોય તો આપણા ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર વોઝ ગુડ ફોર 60 ડિગ્રી, 65 ડિગ્રી, 70 ડિગ્રી, કારણ કે ઇટ વોઝ વર્કિંગ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ એબ્ઝોર્પ્શન. એટલે ખાલી જે લાઇટ થતી હતી એને એબ્ઝોર્બ કરતી અને પછી કન્ડક્શનથી પાણીને ગરમ કરતી હતી. પછી વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટર આવ્યા, કારણ કે જો તમારે હાઈ ટેમ્પરેચર જોઈતું હોય તો વેક્યુમ હોય તો વેક્યુમ ઇઝ અ ઇન્સ્યુલેશન. હીટ કેનોટ ટ્રાન્સફર થ્રુ ઇટ. એટલે વેક્યુમ ટ્યુબ્સ હોય તેના અંદરથી પાઇપ જતા હોય અને એ ગરમ થઈ જાય, અને પછી આજુબાજુમાં વેક્યુમ છે એટલે એ તમને હાઈ ટેમ્પરેચર આપે. એટલે એને કહેવાય એ વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટર અથવા વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટર. સો ધીસ વોઝ અ ટેકનોલોજી વિચ વોઝ અવેલેબલ એન્ડ વેરી પ્રિવેલન્ટ.
પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી વેક્યુમ ટ્યુબ છે તે પ્રેક્ટિકલી બધી ચાઇનાથી આવે છે. આખા વર્લ્ડમાં 99% મોનોપોલી ચાઇનાની છે. જે રીતે અત્યારે પીવી પેનલમાં પણ બધી પેનલ ચાઇનાથી આવે છે. હવે ગવર્મેન્ટ ટ્રાય કરી રહી છે અડાની બનવાની. એટલે વોટ વી રિયલાઇઝ કે દેર વોઝ અ નીડ ફોર અ ટેકનોલોજી જેમાં તમે હાઈ ટેમ્પરેચર છે, કારણ કે ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈતું હોય છે હાઈ ટેમ્પરેચર, સ્ટીમ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર, થર્મિક ફ્લુઇડ, હોટ એર એટ હાઈ ટેમ્પરેચર, વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિથ ધ પ્રિવેલન્ટ ટેકનોલોજી. સો આપણે ટેકનોલોજી લેવા જેને કહેવાય કોન્સન્ટ્રેટિંગ સોલાર પાવર. અત્યારે એમ લોકોએ આપણે અહીંયા નામ આપ્યું છે ને CST, એટલે તમે સનલાઇટને કોન્સન્ટ્રેટ કરો અને સોલારથી તમે થર્મલ એપ્લિકેશન કરો, એટલે એને કહેવાય CST. અને CSP એટલે કોન્સન્ટ્રેટિંગ સોલાર પાવર, જેમાં તમે સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરો તો ઇટ ઇઝ CSP. તો સ્લાઇડ આપણે તમને દેખાડી કરી કે એકચ્યુઅલી સોલાર એનર્જી એટલે તમે જો વિન્ડ જોવા જાઓ, જીઓ થર્મલ જોવો, ટાઇડલ જોવા જાઓ, એકચ્યુઅલી બધી જ સોલારથી કનેક્ટેડ છે. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ઓનલી ડિફરન્ટ વે ઓફ યુઝિંગ ઇટ. અને સોલાર ઇઝ અનમેચ પોટેન્શિયલ. એમ કહેવાય છે કે 9 મિનિટ્સના અંદર એટલી બધી એનર્જી આવે છે કે આખા દુનિયાને આપી શકે. તો પછી છતાં પણ એટલું બધું થઈ શકે તો કેમ નથી વપરાતી? કારણ કે એ લોકોને ખબર નહોતી કે આની ઇકોનોમિક વાયબિલિટી નહોતી. આ બધાના જ તમને પાવર પોઈન્ટ મળવાના છે, એટલે યુ વિલ હેવ અ કોપી ઓફ ધીસ, એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા, ધીસ વિલ શેર વિથ યુ. અને એમાં ઈમેલ એડ્રેસીસ પણ છે મારા, એટલે યુ કેન ઓલ્સો કોન્ટેક્ટ અસ ફોર એની ક્લેરિફિકેશન. એટલે આપણે સોલારની વાત કરીએ તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ આ ટેકનોલોજીમાં આપણે તમારે એવી સનલાઇટ જોઈએ કોન્સન્ટ્રેટ કરવા માટે જેને કહેવાય DNI. એટલે નોર્મલી આપણે જ્યારે સોલારની લાઇટ આવીએ તેને અમે કહીએ કે ગ્લોબલ રેડિયેશન, કે ભાઈ સનલાઇટ કેવી છે. પણ એ સનલાઇટને તમે ડાયરેક્ટલી ગ્લોબલ રેડિયેશનને તમે સ્પ્લિટ કરી શકો. જે ડાયરેક્ટ સનલાઇટ આવતી હોય વિધાઉટ ગોઈંગ થ્રુ ધ ક્લાઉડ એને કહેવાય DNI. અને જે લાઇટ થોડી રિફ્લેક્ટ થઈને જે આવે છે તેને કહેવાય ડિફ્યુઝ લાઇટ, એને કહેવાય GHI, એટલે ગ્લોબલ હોરિઝોન્ટલ રેડિયેશન અથવા ગ્લોબલ ડિફ્યુઝ રેડિયેશન, એટલે ડિફ્યુઝ હોરિઝોન્ટલ ઇરેડિયેશન. હવે કોન્સન્ટ્રેટરમાં તમારે DNI જોઈએ, કારણ કે જે સ્કેટર્ડ લાઇટ હોય તે તમે એને ફોકસ નહીં કરી શકો. જેવી રીતે આપણે બેટરીથી લાઇટથી આપણે જેવી રીતે લાંબે સુધી મોકલાવવું હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે પેરાબોલિક ડિશ હોય તેના તમે બલ્બ મૂકો તો લાઇટ તમારી જેટલી દૂર છે એટલે તમે એ પ્રમાણે એડજસ્ટ કરો. પણ એની માટે લાઇટ ઇઝ ટ્રાવેલ્સ ડાયરેક્ટલી, એટલે DNI જ જોઈએ. એટલે મેં તમને કીધું પ્રમાણે સોલાર થર્મલ ને પીવીનો ડિફરન્સીસ છે. અને સોલાર થર્મલ કોન્સન્ટ્રેટરમાં એટલે એકચ્યુઅલી કોન્સન્ટ્રેટ તમને સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું તો ઇટ ઇઝ નથિંગ. પણ આપણે જેવી રીતે ગિલોરી કાચથી આપણે કાગળ, આપણે કે ચશ્માથી આપણે કાગળ કે આપણે લાકડું બાળતા હતા, ઇટ્સ અ સેમ પ્રિન્સિપલ. જેમાં તમે સોલાર લાઇટને કોન્સન્ટ્રેટ કરો તો એકદમ હાઈ ટેમ્પરેચર આવે અને એ રીતે તમારું લાકડું કે કાગળ બળે છે. એવી જ રીતે તમે જો પેરાબોલિક શેપ લો એને અને લાઇટને રિફ્લેક્ટ કરો એની લીધે તમને હાઈ ટેમ્પરેચર પહોંચાડે. એટલે આપણે એકચ્યુઅલી નાના હતા ત્યારે આપણે સ્કૂલમાં કહેતા કોન્સન્ટ્રેટ, એનું મિનિંગ ટીચર આપણે કહેતા કોન્સન્ટ્રેટ એટલા માટે જ કહેતા કે ફોકસ. કોન્સન્ટ્રેટ કે તમારા બધા થોટ્સ છે તે વિખરાયેલા છે એની જગ્યાએ તમે એને કોન્સન્ટ્રેટ એકવાર ધ્યાન આપો અને ફોકસ કરો. કારણ કે તમે ફોકસ કરો તો તમને એનું હાઈ એફિશિયન્સી મળે, હાઈ એનર્જી મળે, એટલે CST છે. એટલે આમાં તમારે જો લો ટેમ્પરેચર જોઈતું હોય તો મેં કીધું પ્રમાણે ગરમ પાણી માટે ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર છે, ઇવેક્યુટ્યુબ છે. અને આપણે અમારા ફ્રેન્ડ છે મિસ્ટર રાજ, ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ ટેકનોલોજી કોલ્ડ કમ્પાઉન્ડ પેરાબોલિક કોન્સન્ટ્રેટર. એટલે એમાં શું કર્યું કે જો ખાલી વેક્યુમ ટ્યુબ હોય તો તમને ખાલી 85-90 મળી શકે. એટલે એ લોકોએ સ્માર્ટ થઈને પાછળ એ લોકોએ 2 એલ્યુમિનિયમના અરીસા મૂક્યા. એને લીધે જે પાછળની જે લાઇટ જતી એ પણ એના પર પડે, એટલે એને થોડું કોન્સન્ટ્રેશન થાય, એને લીધે તમારું ટેમ્પરેચર હાઈ મળી શકે. સો રાજ વિલ ટોક અબાઉટ ધ ટેકનોલોજી વેર યુ હેવ અ CPC or XCPC where you can get high temperature at 90-95 or even steam at low temperature and pressure, but they cannot produce high temperature steam because their concentration ratio is less. પછી બીજી ટેકનોલોજી છે આપણે અમને દેખાડશું કે કોન્સન્ટ્રેટમાં છે એટલે 4 ટાઈપની ટેકનોલોજી છે મેઇનલી. આ બધા અલગ અલગ ટેમ્પરેચર છે. અને આમ ખાલી એક નવી ટર્મિનોલોજી તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું. એટલે ધીસ ટર્મિનોલોજી ઇઝ કોલ્ડ કોન્સન્ટ્રેશન રેશિયો. એટલે તમારો જેટલો અરીસો હોય અને તમે જે લાઇટને ફોકસ કરીને તમે જેટલી નાની ફોકસ પર કરો એટલું વધારે ટેમ્પરેચર મળે. એટલે જેટલો કોન્સન્ટ્રેશન વધારે એટલું તમારું ટેમ્પરેચર વધારે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે એ આપણે ઇવેક્યુટ્યુબમાં ખાલી રેશિયો 1 છે કારણ કે પાછળ અરીસા નથી. પછી CPCમાં 1.5 to 5 છે. CLFR એટલે લિનિયર ફ્રેઝલ, એ તમને દેખાડીશ. પેરાબોલિક ટ્રફમાં 80 છે અને પેરાબોલિક ડિશમાં 8000થી માંડી આમ 24000 સન સુધી જઈ શકે છે. એટલે ટેમ્પરેચર ત્યાં આગળ 1700 ડિગ્રી આવી શકે. અને બધા મેજર એપ્લિકેશન્સ કે તમને ગરમ કરવા માટે વાપરી શકો, ડ્રાયરમાં વાપરો, કુકિંગમાં વાપરો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસ હીટિંગમાં વાપરો, ડિસેલિનેશન દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું પાણી કરવા માટે, પાવર જનરેશન કરવા માટે અને એર કન્ડિશનિંગ માટે. એટલે તમને ઘણી વખત નવાઈ લાગશે કે તમે સોલારથી તો ગરમી ભેગા કરશો તો હાઉ કેન યુ ક્રિએટ કુલિંગ. તો આપણે એના વિશે પણ વાત કરશું. હવે પાછું આપણે ગ્રાફિકલી જોવા જઈએ તો ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર, જેમાં લાઇટ ડાયરેક્ટલી કન્ડક્શનથી કલેક્ટ કરીએ છીએ. પછી એક બીજી ટેકનોલોજી જેને કહેવાય પેરાબોલિક ટ્રફ, કે તમે એક પાઇપ લો અને એને અડધો કાપી નાખો અને એ પાઇપને તમે રિફ્લેક્ટર મૂકો
તો એની જે લાઇટ એક જગ્યાએ ભેગી થાય એને અમે કહીએ લાઇન ફોકસ. એટલે બધા રેઝને કન્ડક્ટ કરે છે પણ ઇટ ઇઝ ઓન ધ લાઇન, એટલે એને લાઇન ફોકસ કહીએ. એવી જ રીતે આપણે આજે છે XCPC કે CPC, જેમાં તમે પાછા રિફ્લેક્ટર કરો છો. અને બીજી એક ટેકનોલોજી છે જે પેરાબોલિક ટ્રફમાં શું કરવું પડે કે તમારે પાઇપને અડધો ડાયામીટર એટલે અડધો જેવો પાઇપ જેવો બનાવવો પડે, અને મિરરને તમારે બેન્ડ કરીને કર્વેચર આપવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી એક્સપેન્સિવ. એટલે મોટા મોટા પાવર પ્લાન્ટ હોય ત્યાં આગળ લોકો કરે, પણ હવે તમારે પ્રોસેસિંગમાં કરવું હોય તો શું થાય, તો એ લોકો શું કર્યું છે કે there is a technology called LFR એટલે લિનિયર ફ્રેઝનલ. એટલે તમે અરીસાને એવી રીતે મૂકો, ફ્લેટ અરીસા, પણ એને તમે પેરાબોલિક શેપમાં મૂકો તો ઇટ વિલ હેવ આપણે પ્રોપર્ટી ઓફ અ પેરાબોલિક ટ્રફ, અને એમાં પણ લાઇન ફોકસ આવે. અને ચોથી ટેકનોલોજી આપણે મેં તમને વિડીયોમાં દેખાડ્યું ઇઝ કોલ્ડ ડિશ ટેકનોલોજી, જેમાં તમે આપણે બધા સૂર્યકિરણોને એક પોઈન્ટ પર ફોકસ કરો અને ત્યાં આગળ ફોકસમાં તમે બોઇલર મૂકો અને તેનાથી તમારી સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ થાય કે હોટ વોટર પ્રોડ્યુસ થાય કે હોટ ઓઇલ પ્રોડ્યુસ થાય. આ ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટર આપણે બધા જાણીએ છીએ. એટલે આમાં અત્યારે જે ફોટામાં છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ થર્મોસાઇફન, કે આમાં કોઈ જગ્યાએ પમ્પિંગની જરૂર નથી. એટલે પાણીની ટાંકીમાં આપણે પાણી ભરાયેલું છે તે નીચે આવે, અને there is a property called thermosiphon, કે કોઈ પણ ચીજને તમે ગરમ કરો તો એની એક પ્રોપર્ટી છે એ પોતે ઉપર જાય, ઇઝ કોલ્ડ થર્મોસાઇફન. એટલે અત્યારે એની રીતે પાણી પાછું ઉપર ગરમ થઈ અને ટાંકીમાં રહી જાય અને પોતાની રીતે સેલ્ફ સર્ક્યુલેશન કરે. દેટ ઇઝ પછી તમારે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કરવું હોય તો તમારે થર્મોસાઇફન નહીં ચાલે, તો તમારે ફોર્સ ફ્લો જોઈએ, એટલે તમે પંપથી પછી પાણીને સર્ક્યુલેટ કરો. પછી અમે તમને કીધું આ વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટર છે. પછી આ વેક્યુમ ટ્યુબ કલેક્ટરના તમે કેસ સ્ટડી જોઈ શકો છો. CPC છે એટલે પાછળ લોકોએ રિફ્લેક્ટર મૂક્યા છે, અને આ પ્લાન્ટ આપણે દુબઈમાં છે, અને અહીંયા હિન્દુસ્તાન લીવરમાં કાંડલામાં પણ છે, જ્યાં એ લોકો આપણે CPCથી ગરમ પાણી કરે છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. પછી અહીંયા આગળ મેં તમને કીધું પેરાબોલિક ટ્રફ, એટલે અડધો પાઇપ હોય તેને તમે કાપીને રિફ્લેક્ટર મૂકો તો આપણે તમે જોઈ શકો છો જે કાચની ટ્યુબ છે તેના પર જે લાઇટ પડે છે, અને કાચની ટ્યુબ અને વેક્યુમ ટ્યુબ છે, એટલે જેથી તમારું જે ટેમ્પરેચર હાઈ હોય તે હાઈ જ રહે પાઇપમાં અને લોસીસ ના આવે. સો એને કહેવાય પેરાબોલિક ટ્રફ. પછી આ જ પેરાબોલિક ટ્રફને તમે પાઇપને બેન્ડ કરવાની બદલેમાં તમે નાના નાના ફ્લેટ મિરરને કર્વેચરમાં મૂકો પેરાબોલિક તરીકે, તો સેમ પ્રોપર્ટી આવે, પણ એ સસ્તા થઈ જાય, પણ એની જગ્યા વધારે જોઈએ કારણ કે તમે એને સ્પ્લિટ કરો છો. અને પછી આ જે ટેકનોલોજી છે જે આપણે કહીએ ડિશ ટેકનોલોજી, એટલે પેરાબોલિક ડિશ, કારણ કે પેરાબોલાની પ્રોપર્ટી છે કે તમે જેટલી બધી લાઇટ એના રિફ્લેક્ટર પડે તે આપણે કરીએ. એટલે એકચ્યુઅલી તમે આપણા જે ડિશ એન્ટેના છે એ પણ નથી બટ આ પેરાબોલિક ડિશ, પણ એમાં આપણે રિફ્લેક્ટર નથી રાખતા. એટલે ત્યાં શું થાય છે કે ઇલેક્ટ્રિક આપણે જે રેસ છે તે એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ, ત્યાં આગળ રિસીવર, એટલે તમારા ઇલેક્ટ્રિક સિગ્નલ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. એટલે એન્ટેના વર્ક્સ ઓન ધ સેમ પ્રિન્સિપલ ઓફ પેરાબોલિક ડિશ, વેર યુ કોન્સન્ટ્રેટ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક વેવ્સ એટ વન પોઈન્ટ, અને there is a receiver which gets સ્ટ્રોંગ સિગ્નલ. અને એમાં પણ તમે જોઈ શકો કે આખો પેરાબોલા હોય, અથવા તમે મિરરને નાના નાના કટકા કરી અને પણ પેરાબોલા કરો તો આને કહેવાય લિનિયર ફ્રેઝનલ પેરાબોલિક ડિશ. આ ડાયરેક્ટલી પેરાબોલિક ડિશ જે આપણું આ એક ટેકનોલોજી છે તમારા ખાલી નોલેજ માટે, કારણ કે જ્યારે તમે સોલારની વાત કરશો કે સોલાર થર્મલની વાત કરશો, અને ઘણી વખત તમે આપણા આના પર વિડીયોમાં જશો તો આ ટેકનોલોજી આપણે ઇન્ડિયામાં હજી એપ્લિકેબલ નથી. કારણ કે મોટી જગ્યાએ તમારે 50 મેગાવોટ, 100 મેગાવોટ, 200 મેગાવોટનું પાવર પ્લાન્ટ કરવું હોય તો તમે નાના ફ્લેટ અરીસા રાખી અને બધા લાઇટને તમે એક જગ્યાએ એકત્રિત કરો તો પણ એ વર્ક્સ લાઈક અ કોન્સન્ટ્રેટર. અને આ ટાવર છે અને ત્યાં બધા જ અરીસા જે છે તે તેના પર કોન્સન્ટ્રેટ કરે, એટલે જે પાવર પ્લાન્ટમાં જે લોકોને જરૂર હોય હાઈ ટેમ્પરેચરની ને 50 મેગાવોટની, તો આ ટેકનોલોજી છે. એટલે તમે અત્યારે વિડીયોમાં આપણે આમાં જેમ્સ બોન્ડના પિક્ચરમાં કે પણ ઘણી વખત તમને આ જોવા મળશે. પછી આ ટેકનોલોજી છે જે હું જર્મનીથી ઇન્ડિયા લઈ આવેલો, કારણ કે હું જ્યારે જર્મનીથી ઇન્ડિયા આવ્યો અને મેં જોયું કે આપણા દેશની 50% વસ્તી લાકડાથી રસોઈ કરે છે. દર વર્ષે 32 લાખ છોકરાઓને આપણે લેડીઝો ઘરમાં રૂમાડામાં ધુમાડાથી મરી જાય છે. એટલે મેં કીધું કે એવી ટેકનોલોજી લાવી જો જેથી હું લોકોને આપણે લાકડાની નહીં પણ સોલારથી રસોઈ કરે. હવે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ સૂર્યપેટી. કેટલા લોકોને સૂર્યપેટી ખબર છે? આઈ થિંક બધાને ખબર છે સૂર્યપેટી. સૂર્યપેટી ઇઝ અ ગ્રેટ ટેકનોલોજી, જેમાં તમે લાઇટને આપણે એક ગ્લાસની થ્રુ અંદર લાવો તો ગ્લાસની પ્રોપર્ટી છે કે લાઇટને અંદર આવવા દે પણ બહાર ન જવા દે, અને એની રીતે તમે જે તપેલા મૂકો હોય તે ગરમ થઈ જતા. પણ પ્રોબ્લેમ કે તમે પેરાબોલ આપણે બોક્સ કુકરમાં ટેમ્પરેચર ખાલી 140 ડિગ્રી આવે, એટલે તમે બોઇલ કરી શકો અથવા તમે બેક કરી શકો, પણ તળી નહીં શકો, વઘારી નહીં શકો, અને બહુ સ્લો આવતા. એટલે હું એવી ટેકનોલોજી લેવા છું જેમાં પેરાબોલિક ડિશ હોય અને એમાં હું તપેલામાં પણ પ્રકાશ નાખું તો સીધું ટેમ્પરેચર 250-300 થઈ જાય અને તમે રસોઈ કરી શકો. પણ પછી લોકોએ પ્રોબ્લેમ આપ્યો કે નહીં ભાઈ અમારે તમારે તડકામાં બહાર જવું પડશે. એવી ટેકનોલોજી જેમાં તડકો ઘરમાં આવે, એટલે પછી આ ટેકનોલોજી એવો જર્મનીથી જેને કહેવાય શેફલર ડિશ, જેમાં તમે ડિશ મૂકો પેરાબોલિક ડિશ, ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અ પેરાબોલા,
અને તમે રાઈટને ઓલી જે ટાંકી છે એના પર ફોકસ કરો, એની જગ્યાએ તમે રસોડું તપેલું મૂકો તો તમે ઘરમાં તડકો લાવીને રસોઈ કરી શકો. પછી બ્રહ્મકુમારીવાળે કીધું કે અમારે આનાથી 1200 લોકોની રસોઈ કરવી છે, એટલે 1994માં દુનિયાનું સૌથી પહેલું સોલાર કુકર બનાવ્યું, જેમાં અમે સોલારથી સ્ટીમ બનાવીએ. એટલે તમે જોઈ શકો છો આ જે પેરાબોલિક ડિશ છે 2, તેની લાઇટ ફોકસમાં ટાંકી પર પડે છે અને ઉપરથી પાણીનો પાઇપ છે, એમાંથી પાણી આવે અને ત્યાં 550 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર, એટલે તમારું પાણી સ્ટીમ થઈ જાય અને તમે સ્ટીમ તમે રસોડામાં મોકલાવો અને તમે સોલારથી રસોઈ કરી શકો. એટલે આ રીતે ઇન્ડિયામાં સોલાર પેરાબોલિક ટેકનોલોજી આવી, જેમાં તમે સોલારથી સ્ટીમ કરી શકો. અને મારી જે કંપની હતી વલસાડમાં ઘડિયા સોલાર, તે દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની થઈ ગઈ. અને અમે લોકો અત્યારે શિરડીમાં સોલાર કુકર લગાડ્યું, જ્યાં દરરોજ 50,000 લોકોની રસોઈ કરીએ છીએ. તિરુપતિમાં લગાડ્યું, જ્યાં આગળ 30,000 લોકોની રસોઈ કરીએ છીએ. આપણી સાબરમતી જેલમાં છે, આપણે આર્મીમાં છે, લડાખમાં આપી છે. એટલે સોલાર સ્ટીમ કુકિંગ સડનલી વી રિયલાઇઝ કે ઇટ કેન નોટ ઓનલી બી યુઝ ફોર કુકિંગ બટ ઇટ કેન ઓલ્સો બી યુઝ ફોર પ્રોસેસ હીટિંગ. અને પછી આપણે 4મી તારીખે અમારો એક વર્કશોપ છે, આવું જ વર્કશોપ આપણે બરોડામાં છે, અને સવારના વર્કશોપ હશે અને પછી બપોરના આપણે લોકો મુનિસર આશ્રમમાં આ તમને શેફલરી જોવા જઈશું, બિગ ડિશ જોવા લઈ જઈશું, બીજી બધી ટેકનોલોજી છે તમે જોઈ શકશો. તો ત્યારે મને જસ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે ત્યાંથી બાજુમાં પાવર ગ્રીડ પણ છે, એટલે જે લોકોને આવવું હોય તો ત્યાં આશ્રમ આવ્યા પછી ત્યાંથી પાવર ગ્રીડ પણ વિઝિટ કરી શકશો. જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે આપણે અહીંયા તમારા ઓફિશિયલ્સ છે એને લખજો કે ભાઈ અમારે આ ટૂરમાં જવું છે, તો આપણે એ પણ એક પોસિબિલિટી કે જેમાં તમે ખાલી ફોટા નહીં જુઓ પણ તમે પોતાની મેં તે નજદીક તમે જોઈ શકશો કે આ ટેકનોલોજી લાગે છે બહુ ડિફિકલ્ટ, પણ એટલી સિમ્પલ છે કે અને એટલી ઇફેક્ટિવ છે. પછી આપણે હું મુનિસર આશ્રમમાં રહું છું ને આપણે એક દિવસ મને અમારા ત્યાંના ચેરમેને બોલાવ્યા અને કીધું, દીપક તું મને જ્યારે ગરમી હોય ત્યારે ગરમી આપે છે, પણ મારે તો ઠંડી જોઈએ, કારણ કે મારી કેન્સર હોસ્પિટલ છે. હું દર વર્ષે 5 કરોડ રૂપિયાનું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ આપું છું. મને NGO છું એટલે ગવર્મેન્ટ લોકો દાનમાં પૈસા તો આપી દે છે હોસ્પિટલ કરવા માટે, પણ ચલાવવા માટે કોઈ નથી આપતું. અને મારો 50% હોસ્પિટલનો ખર્ચો ચલાવવાનો એર કન્ડિશનિંગમાં છે, તો તમે સોલારથી ઠંડી નથી કરી શકો? એટલે મારો જવાબ હતો કે સાહેબ ગરમીથી તો ગરમી થાય, ઠંડી કેવી રીતે થાય? તો મને લઈ ગયા, એની પાસે એવી ટેકનોલોજી હતી જેમાં એ લાકડાથી સ્ટીમ બનાવતા હતા અને સ્ટીમથી આ નીચે જે ટેકનોલોજી દેખાય છે મશીન, તેમાં આપતા હતા અને એમાંથી ઠંડુ પાણી આવતું હતું. એટલે મને તો નવાઈ આવી ગઈ. એટલે મને એક મેડિકલ ડૉક્ટરે એન્જિનિયરને સમજાવ્યું કે દેર ઇઝ અ ટેકનોલોજી જેમાં તમે સોલારથી સ્ટીમ બનાવો અને સ્ટીમથી તમે આપણે વેપર એબ્ઝોર્પ્શન ચિલર ચલાવો. આ ટેકનોલોજીનું નામ છે વેપર એબ્ઝોર્પ્શન ચિલર. અને ઇન્ડિયામાં ઘણી કંપનીઓ છે, થર્મેક્સ છે, વોલ્ટાસ છે, કિર્લોસ્કર છે, જે લોકો આ ટેકનોલોજી બનાવે છે. અને એ જે ચિલ્ડ પાણી જે છે તેની ટેમ્પરેચર 5 ડિગ્રી હોય કે 6 ડિગ્રી હોય, એ અમે પાઇપ દ્વારા હોસ્પિટલ મોકલાવીએ છીએ. અને ત્યાં આગળ આપણે જેવી રીતે અહીંયા આગળ AHU છે, એટલે એર હેલિંગ યુનિટ, એટલે તમે એનો આપણે ઠંડુ પાણી જાય છે એના ઉપરથી તમે એરને બ્લો કરો તો તમને અહીંયા આગળ સેન્ટ્રલાઇઝ એર કન્ડિશનિંગ થાય. અને અમે ત્યારે ઇન્ડિયાનું સૌથી પહેલું અને 100 ટનનું, એટલે અત્યારે આપણે ઘરમાં આપણે એક AC ચલાવતો હોય તો 1 ટન 1.5 ટનનું હોય એક રૂમ માટે, 100 ટનનું હોસ્પિટલ માટે બનાવ્યું. અને આવી રીતે ઇન્ડિયાનું સૌથી પહેલું 100 ટનનું એર કન્ડિશનિંગ આપણે મુનિસર આશ્રમમાં 2004થી 2018 સુધી ચાલ્યું. પણ પછી પ્રોબ્લેમ શું થયો કે આ ટેકનોલોજી તો અમે પ્રૂવ કરી કે તમે સોલારથી બધું કરી શકો, પણ પ્રોબ્લેમ છે કે જે સોલાર જે છે આપણે અનફોર્ચ્યુનેટલી ડાયલ્યુટ ફોર્મમાં આવે છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી કે ફોર્ચ્યુનેટલી, કારણ કે જો અત્યારે ડાયલ્યુટ ફોર્મમાં નહીં આવતો સોલાર તો આપણે બધા મરી ગયા હોતે, કારણ કે આપણી સ્કિનની જે ટેમ્પરેચર છે વી કેન ઓનલી વિથસ્ટેન્ડ 60 ડિગ્રી. તો 60 ડિગ્રી સાથે એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર હોય તો આપણે બધા ડિહાઇડ્રેટ થઈને મરી જઈએ. એટલે ભગવાને ચાઈ કરીને સોલારને ડાયલ્યુટ મોકલાવ્યું છે, પણ તમારે ડાયલ્યુટ લાઇટનો કંઈ ફાયદો નથી, કારણ કે તમને લો ટેમ્પરેચર, એટલે આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ છીએ. તો અત્યારે સોલારની સૂર્યની ગરમીમાંથી તમે કુલિંગ કરી શકો છો, અને એ પણ 100 ટનનું. પણ પ્રોબ્લેમ આવતો હતો કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લઈ જાઓ તો ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા કે ભાઈ અમારે તમારી સોલાર સિસ્ટમ લગાડવી છે. ચાલે છે અત્યારે, મેં તમને કીધું ઇન્ડિયામાં ઓછામાં ઓછા 60 પ્લાન્ટ છે જેમાં સોલારથી સ્ટીમ થાય છે, પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એડોપ્ટ નથી કરતી. શા માટે? કારણ કે એ લોકો પાસે જગ્યા નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે ભાઈ મારે તારી સિસ્ટમ જોઈએ પણ હું તને જગ્યા નહીં આપું, કારણ કે અમે GIDCમાં છે, મારી જગ્યા બહુ મોંઘી પડે છે. એટલે પછી એવી ટેકનોલોજી લેવાની જરૂર હતી જે તમારી બહુ જગ્યા ન લે. એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાથી અમે એવી ટેકનોલોજી લાવ્યા જેને કહેવાય બિગ ડિશ. એટલે તમે જે નાની નાની ડિશ લગાડો છો, જે રીતે મુનિસર આશ્રમમાં તમે આપણે અહીંયા જોયું કે અમે 100 ડિશ 12.5 સ્ક્વેર મીટર, એટલે 1250 સ્ક્વેર મીટરના અરીસા રાખી અને 400 કિલોગ્રામ સ્ટીમ બનાવી કલાકની, અને એનાથી અમે 100 ટનનું પ્લાન્ટ એર કન્ડિશનિંગ કર્યું. પણ એની માટે મને 3000 સ્ક્વેર મીટરની જગ્યા જોઈએ. હવે 3000 આશ્રમ ગામડામાં હતું તો લોકો આપ્યું, પણ જેમ જેમ હોસ્પિટલ મોટી થતી જગ્યા નથી, તો એવી ટેકનોલોજી લાવો જેમાં જગ્યા ઓછી લાય. એટલે પછી આ ટેકનોલોજી આવી, જેમાં અમે અત્યારે એક ડિશ એવી રીતે બનાવી છે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગોઈંગ હોરિઝોન્ટલ આપણે વર્ટિકલ જઈએ છીએ. અને અત્યારે આ જે ડિશ છે તે 25 મીટર ડાયાની છે. એટલે એકચ્યુઅલી તમે જો વિચારો તો તમે જો આવશો બરોડા તો જોશો કે આ 7 માળા જેટલું મોટું બિલ્ડિંગ છે. 25 મીટર એટલે આપણો એક બિલ્ડિંગ આપણું હોય તો 3 મીટરનું હોય, અને 25 મીટર પ્લસ ગ્રાઉન્ડથી ગણો તો 27-28 મીટર થઈ ગયું, તો 7-8 માળાની બિલ્ડિંગ થઈ ગયું. અને આ બિલ્ડિંગે આખી સોલાર સાથે ફરવું પડે,
26 ટનનું સ્ટ્રક્ચર છે, પણ એણે વેરી એક્યુરેટલી ઇસ્ટ વેસ્ટ અને નોર્થ સાઉથમાં ફરવું પડે, જેથી બધી જ સોલાર લાઇટને અત્યારે જે આગળ રિસીવર છે, તમને પછી વિડીયો દેખાડીશ, જેમાં તમે જોઈ શકો કે ફોકસ થાય 2000 સન હોય અને ટેમ્પરેચર 1700 ડિગ્રી થાય, આપણે જે ઓલા વિડીયોમાં જોયું પ્રમાણે. અને પછી તમે એમાં સોલાર બોઇલર મૂકો છો, એમાંથી પાણી મોકલાવી અને તમે સ્ટીમ પ્રોડ્યુસ કરો છો. અને સ્ટીમ એટલે કેવી? અમે અત્યારે આશ્રમમાં 40 કિલોગ્રામ પર સ્ક્વેર મીટર, એટલે 40 બાર 400 ડિગ્રીની સ્ટીમ બનાવીએ છીએ. અને પછી તમે મને કહો મારા પ્રોસેસમાં ખાલી 3 કિલોગ્રામની જોઈએ, મારે 10 કે બારની જોઈએ, કારણ કે પ્રોસેસમાં તમને 1.5 to 10 બારની નોર્મલી સ્ટીમ જોઈતી હોય, તો યુ કેન એકચ્યુઅલી રિડ્યુસ ધ પ્રેશર ઓફ ધ સ્ટીમ બાય પ્રેશર રિડ્યુસિંગ સ્ટેશન or by injecting water into that. એટલે અમે કોઈ PRD એટલે પ્રેશર રિડ્યુસિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, તેનાથી થઈ શકે. આપણે એડિશનલ ડેટા છે એટલે તમને પછી વિડીયો આપવાનો છું. અને આ કમ્પેરિઝન છે કે તમે સોલારથી પીવીથી તમે જે સોલાર એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરો તો એની એફિશિયન્સી આપણે ખાલી 20% છે. બીજા લિનિયર તરફ ટાવર કરો તો એનાથી ઓછી છે. અને સોલાર પાવર ડિશ છે તેની સૌથી હાઈએસ્ટ એફિશિયન્સી છે, કારણ કે તમે હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન કરો છો એટલે તમને હાઈ ટેમ્પરેચર મળે છે, એટલે તમે લો એરિયામાં વધારે એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરી શકો છો. અને પછી જગ્યા બીજા પણ કે ભાઈ લિનિયર કરતાં 100% જગ્યા ઓછી લે, ટ્રફ કરતાં 65% ઓછી જગ્યા લે. તો આપણે છેલ્લી એક વિડીયો દેખાડ્યો જેમાં તમે આખી જે ડિશ છે તે કે 26 ટનની કેવી રીતે સોલાર સાથે ફરે છે તમે જોઈ શકશો. તો ટાઈમ લેપ્સ છે, ટાઈમ લેપ્સ નહીં, આ નહીં, આ ટાઈમ લેસ તે, હા. તમે જોયું એવી રીતે આપણે નોર્મલી જે ટ્રેનનું એન્જિન આવે ને એ સ્ટેશન પર આવીએ તો એને પાછું એન્જિનને તમારે દિશા ફેરવવી હોય તો શું કરે? તો ટર્ન ટેબલ હોય, એટલે તમે એને આખું એન્જિનને જે ટર્ન ટેબલ પર આખું એન્જિનને તમે ડાયરેક્શન ચેન્જ કરો. એવી જ રીતે આખી આ ડિશ છે તે એક ટ્રાયેંગલ બેઝ ઉપર છે અને એ એક પાટા ઉપર છે અને આખી ડિશ ગોળ 360 ડિગ્રી એના પર ફરી શકે. અને પછી આપણે જેવી રીતે હિંચકોને ફેરવીએ ત્યારે કેવી રીતે ધક્કો મારીએ તેવી રીતે કેટન આપણે ઓલો રેક એન્ડ પિનિયન છે અને તેના અંદર ગિયર મોટર છે. અને સિર્ફ ખાલી 4.5 કિલોવોટ એનર્જીથી તમે 26 ટનનું સ્ટ્રક્ચરને આખા દિવસમાં ખાલી 16 યુનિટ ખાલી પાવર વાપરે છે. તો તમે આપણે ચોથી મ્યુનિસિપલ આશ્રમમાં આવશો તો જોઈ શકશો. અને જેવી રીતે દેવજીતે કીધું પ્રમાણે કે વી આર નોટ ટુ સેલ ટેકનોલોજી, હું અત્યારે સનરાઈઝ વિશે નથી કહેવાયો પણ તમારું જ્ઞાન આપવા આવ્યો છું કે દેર આર મેની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તમને કયું ટેમ્પરેચર જોઈએ છે, જગ્યા છે કે નહીં, એ પ્રમાણે તમે ટેકનોલોજી ડિસાઇડ કરજો. એની માટે તમે LFR કરી શકો, પેરાબોલિક ટ્રફ કરી શકો, CPC કરી શકો. એટલે વોટ ટેમ્પરેચર, વોટ પ્રેશર, વોટ યુ વોન્ટ વિલ ડિસાઇડ ધ ટેકનોલોજી and availability of space. So Debajit, again, thank you very much, Umeshi and Rameshi and all. And again, my big thanks to Gujarat Association for bringing all the people together and giving us the chance to share our experience. And we will be very glad to work with you. Thank you. Jai Shri Krishna. Good evening, everyone. I'm Raj here from MZOL Innovations. This is the high performance solar concentrator. This one? Okay. Okay. Thank you. This is developed by University of California and patent all over the world, and we are the manufacturer of it. See, in our world, if you take it, our energy consumption per year is 180 trillion kilowatt per year. Okay, this is contributed by coal 30%, oil 30%, and gas 20%, and bio waste 10%. Nuclear 5 to 6%, and hydro 2%. Wind and solar, it's contributing only 1 to 2%. Okay, so this is
This is the solar we are utilizing it so far. I mean, we are harvesting the sun energy, it's only 1 to 2%. By in solar, we have 3 variation. One is the ideal solar, then the wind solar, then the solar, sun solar. Yeah. So in ideal, we have to go near to the water source. So you need water to get that power. For the wind, we need lot of yeah. For a ideal, we need water. For a wind, we need a large space where it has to be in a very open area. And then the next is the solar. Solar will be ideal in different places. All solar need the shadow-free place. Okay. As I told you earlier, our world energy consumption is 180 trillion kilowatt per hour, and our sun is giving the energy to this earth is 120 trillion kilowatt in 1 hour. So that means in 90 minutes, 1.5 hours, if we harvest entire power from the solar, so that means we can run the entire world per year. Okay. So to harvest the solar energy, we have options of 3 options. So far, we have 3 options. One is the PV, another one is the parabolic trough, then third is the cross-component parabolic system. Yeah, if you take a PV, so everybody knows the PV is giving the DC energy, and the efficiency is 14 to 17%, now maybe like a 20%, 21%. But in every year, it reduces like a percentage wise. If it's a 20% as a virgin PV, the next year will be like a 20%, then 19%. So that's why any PV boot supplier will replace their panel in every 5 years, because the efficiency of the panel will be goes down. After 10 years, it goes to single digit. And then for a PV, it gives you the efficiency of 14 to 17%, I told you, now it's 20%. The area requirement for a 1 kilowatt, it's approximately 8 square meter. Yeah, 8 square meters is required. And PV cannot run blindly, so you need to storage, you need a battery, and of course you need an inverter. So the battery is when it required 4 or 5 years, then you need to keep changing the batteries. Then next comes to PTR. Any PTR is the conversion efficiency is 35 to 40%, and now it's around 40% or 45% also. But it is high efficiency compared to PV, and this will give you the thermal energy, where the PV will give you only electrical energy DC. And this PTR will give you the thermal energy, and the efficiency is 40%. And the area requirement compared to the PV, it is much lesser, and it's required half, like a 4 meter square per kilowatt. Then when it's ours, like a cross-component parabolic concentrator, we give you efficiency of 60 to 75%, proven efficiency in India itself. And it will accept both direct and diffused radiation. Diffused radiation in the sense, even if this will work on the cloud cover. And this is a high efficiency, as I told you, and this will require only 2 meter square per kilowatt. So less than half of
PTR. And this is the bolted to the ground or the roof, very lightweight. Since there is no movable parts, you don't need any major maintenance. This is the comparison chart, as I told you earlier. XCPC 60 to 70%, parabolic 30 to 35, and PV is 14. Same space required is 2,000 square meter and 4,000 square meter, 8,000 square meter. And no maintenance is required because there is no movable parts in that. Okay. And is Mr. Roland is the father of non-imaging optical. If you Google it, you can find out. And he is the board of director also. And recently, last February, he passed away. And as I told you, this is developed by the University of California. And this is the XCPC is a non-tracking system. So you don't need to track the sun from east to west, from morning to evening, and south to north the 6 months. So you don't need absolutely no tracking. And this, and we engineer as per your requirement, what is the input you required, what is the output you required, and what is the pressure you required. So based on that, we engineer, we give the total solutions for you. And it will have the up to 350 to 450 degree stagnation point. If you are not working for a 2-3 days or 4-5 days, this system will get heat up because the sun is every day sun is coming, right? So the stagnation point we have up to 450 degree. As told you, this is like we can use various operations. Okay. And this is the one of the unit in KH near to Ambur, very light roof. It is fitted in the light roof, and it gives you. They are using for the dye liquor. It's a 75 degree water you required per day. It's producing 50,000 liters, and we also supply to abroad because we have 3 offices, one in India, another one is Dubai, another one is US. So this is supplied by our Dubai office. It's a desalination plant. This is a various operation, processing heat, you can do it, drying heat, fluent evaporator, desalination, steam generation. We can give you up to 4 bar pressure because this is the low pressure system. Since it's a non-tracking system, we can go up to 4 bar. Of course, it will give you around 6 bar, but we are sticking with 4 bar. It can be used for the hospital, of course for our industries, textile industries. We supply to Tirupur textile industries also for the dye liquors. And this is the one of the unit which we are supplied. It's produced 1 ton of stream per hour. This is the unit in Ranipet. It is ZLD, Zero Liquid Discharge Unit. And of course, this unit is evaluated by the UNIDO. And this is the direct stream. Maybe the next I'll play the video. This is the Masdar. Again, one more installation. And this is the fixed on your roof or the ground. And it's very lightweight. It's very lightweight. You can use either water to get the stream, or you can use the thermofluid oil also, hot oil. It can heat up to 350 degree centigrade, the latest one, 350 degree centigrade. And this oil can be, hot oil can be stored and can be utilized for a non-sunny day or after sun hours. This is one more unit in a sugar factory in Dubai. And this is again in Ambu. This is the funny story. This unit is installed in 2013.
in Ambur. So he's the GM, Mr. Fardos. So we told him this is the lightweight. They don't have the access to go to the top floor. So they have some monkey ladder. We went and installed. So we told them that once in a while you have to clean. This is, of course, this is the fit and forget system, but you need to clean. So all the digital meters and everything we kept down. So after 1 year, we went visit the factory, and the efficiency is the same. We can see the reading and everything is the same. So we told him, come on, we'll go up and see. So we went up, and we saw there is a lot of bird shit and a lot of dust and all there. So we told him, we told you to clean once in a while. So this guy said, sir, you told us that this is fit and forget system. So you fitted, we forget it. So now the efficiency is, as long as the efficiency is coming perfect, so we forget that the one is lying on the floor. And as I told you, this will accept both diffuse light also. That means it will work on the shade cover. When the shade is there, shade is happening, in that time also the efficiency will be the same. See that it's a cloud cover. The cloud cover comes, if our efficiency is 70%, even at the cloud cover, the GHI may be 300, 400. Out of 300, 400, it will give you 70% of efficiency. And this is in a high pressure stream for the naval unit, lignite unit. Of course, this is our office address. This system is, and this is certified by the Tamil Nadu Water Investment Company. So what they have done is they want to test all the solars, like 4 solars available in India and of course in abroad. So they told us to install everybody in a same place so that they can test the efficiency, because the efficiency to test you need exact GHI. So they cannot test one is one day, the next one is second day. So the GHI will vary. So they told us to install everything, and they said us, we will test it, you please go out. So all the suppliers went out. So they tested for 1 month, and they given the efficiency of 78%. Ours is 78% compared to anyone. And of course, this is US Solar in US certificate. And this is UNIDO, they evaluated the ZLD unit and then they gave the certificate. Of course, this is Anna University. This is also third party. This is Shafiq Shamil. And this is patent technology. We have a patent in US, India, UAE, also in China. Of course, it doesn't work in patent in China, but anyway, we have taken the patent in China also. And this is we have on-site engineers to train all your peoples. And of course, this is all our partners. Thank you very much. And I just want to show you one video. Next one video. Very short video. This is a direct stream from our system. No tracking system, nothing. It gives you stream. This is 1 ton stream per hour it's giving. This is a ZLD unit. Yes. Let's continue for the maintenance, David. Continue for the maintenance. Yeah. Now let's discuss about because we have a lot of site engineers, so we made this chart to not only getting the solar, so you have to maintain that to get the performance or efficiency.
exactly the same. So you have to keep maintaining it. So of course Unido told us to go for the maintenance seminar. So I just want to share you some of the maintenance tips. The PV, as I told you, PV is a DC output. To stabilize it, you need an inverter and batteries. So battery has to be maintained. The PV, you don't need to, the panel, you don't need to maintain anything. You just need to clean. Of course, if you go for a high efficiency PV, then you require a dual tracking system or single tracking system. There you need a maintenance. The gears you need to once in a week or once in 10 days you have to maintain that and all. So you need maintenance for the PV alone, panel alone. You don't require any maintenance. You just need only the cleaning. Of course, the major point for the PV is once the battery's life is over, so we need to discard the battery. So that is the challenge. And after the lifetime of the PV panel, to discard that, so that is also will be the challenge. Then when it comes to the PTR also doesn't need any maintenance. So you need just a cleaning. The maintenance part is required when the tracking systems are there. When the tracking system, because tracking system need lot of gears, and gear without the gear and without the oil and grease, it cannot move smooth. And since it's outside, so every day it gets dirty. So every day you have to maintain that. So cleaning and then the greasing you have to do that. That is on the PTR, parabolic system. And ours is, as I told you, it's a cross-component parabolic system. There is no maintenance is required except the cleaning of the tubes. Just once in 10 days, just pour the water and clean. And since there is no movable parts, there is no maintenance is required. It is like a fit and forget system. Same like a PV panel. PV panel you need to discard. This you don't need to discard. It can run up to 25 to 30 years. हमने काफ़ी सुन चुके हैं CST के बारे में, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन शायद कोई आप में से किसी को केस स्टडी सुनना शायद इंटरेस्ट होंगे, इसलिए मैंने क्विकली जो है 5 मिनट में आपको एक बार कुछ हमारा जो सक्सेसफुल इंडिया का सक्सेस स्टोरीज है वो आपको दिखाना चाहता हूँ. जस्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. ये जैसे हमने अभी देखा था कि जो हाई प्रेशर स्टीम जो एमसोल ने लगाया ZLD प्लांट में, वो एक बहुत ही अच्छा सक्सेस स्टोरी है, जिसमें ये जो है 1710 स्क्वायर मीटर में 2.5 टन का स्टीम ये लोग जनरेट कर रहे हैं. और इसको बेसिकली जो ZLD प्लांट है उसमें मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में जो स्टीम चाहिए उस स्टीम को इस CST प्लांट का द्वारा दिया गया है. तो ये क्रॉस कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर है, जिसमें 380 इस तरह का छोटा छोटा जो आपने मॉड्यूल देखा उस तरह का मॉड्यूल जो है क्रॉस कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर का लगाए गए हैं. और ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल लाइक ना हाई प्रेशर स्टीम जो है कैसे जनरेट किया जा सकता है. दूसरा हमारा ये यूनिडो ने ये पहल की है, उत्तराखंड में एक रेशम फेडरेशन जो सिल्क रीलिंग यूनिट है, वहाँ हमने 90 कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर लगा है, करीब 290 मीटर स्क्वायर. आप में से कई सारे को सवाल थे ना कि कितना एरिया चाहिए, इसमें से एक थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है. ये जो 415 kg फायरवुड वो लोग जलाते थे डेली, और इसमें लागत है 62 लाख 62 लाख. तो उसमें से उन लोगों ने कार्बन सेविंग किया 187 टन ऑफ कार्बन सेविंग. और जो है इस प्लान से जो है उनको पेबैक जो है 4.5 ईयर्स में मिला. इसमें भी हमने इनको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव दिलाया थे. दूसरा एक हमने अपने वीडियो में देखे होंगे जो नेचुरल कैप्सूल बोल के पौंडीचेरी में 64 पैराबोलिक डिश हमने 282 मीटर स्क्वायर में, इसमें करीब 1.38 करोड़ का लागत आए थे. तो उस यूनिट ने 150 लीटर डीजल जो है पर डे, जिसका इक्विवेलेंट अमाउंट है अराउंड 3.5 लाख जो है उन लोगों ने मंथली सेविंग किए थे. और इसका पेबैक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव था 3.3 ईयर्स में.
ये एक टैनरी इंडस्ट्री जो लेदर इंडस्ट्री है उसका एग्जाम्पल है, और जिसमें कानपुर में हमने 14% सेविंग किए थे कोल यूज़ में। इसमें अराउंड 22 लाख रुपए का खर्चा आए थे, जो कि 3.6 ईयर्स में उनको पेबैक मिल गया था। दूसरा यूनिट में कानपुर में ही इवाकुएटेड ट्यूब कलेक्टर जो 192 मीटर स्क्वायर का एक हॉट वाटर स्टोरेज टैंक को लेके हमने उसका बनाए थे। तो 12% सेविंग मिला था उनका स्पेसिफिक कोल यूज़ में, और पेबैक पीरियड जो है करीब करीब 4.5 ईयर्स में उनका पेबैक पीरियड आ गया था। लागत आए थे 17 लाख रुपया। तो अनेक वो है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री में हमने लगाया है अमूल में 96 पैराबोलिक ट्राफ अराउंड 615 मीटर स्क्वायर, जो कि 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बार जो है प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 करोड़ का था, और सेविंग जो है नेचुरल गैस एनुअली जो है 50,000 मीटर क्यूब जो है गैस उनको सेविंग हुआ, जिससे कि 5 से 6 साल तक का उनको पेबैक पीरियड मिला। और ये है मदर डेयरी में जो 16 पैराबोलिक डिशेस का 95 मीटर स्क्वायर में हमने हॉट वाटर और उनका CIP प्लांट के लिए और अदर हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए हमने लगाया था। और 120 KL जो है हॉट वाटर स्टोरेज का टैंक उन लोगों ने इस प्लांट में लगाए थे। दूसरा ये सब है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा में पुणे में जो है पेंट शॉप में हीटिंग। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशंस है उसमें भी आप ये प्लांट यूज़ कर सकते हो। वेस्ट हीट रिकवरी और वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन भी इसमें लगाए थे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी LPG का सेविंग किए थे। और ये तो बारो पावर जनरेशन का है एक जैसलमेर में, बट ब्रह्म कुमारी वाले मेरे ख्याल से गाड़िया साहब ने आपको बता दिए हैं, जिसमें 15,000 पीपल का डेली कुकिंग का इट रन्स ऑन ए सोलर, जीरो फ्यूल कॉस्ट, जीरो एमिशन में। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड एग्जाम्पल इन इंडिया, ब्रह्म कुमारी। सो दीज आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो हमने आपको शेयर करना था। आई थिंक मेरे ख्याल से हमने एक कंप्लीट आप लोगों को शेयर किया कि जो सोलर टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी क्या क्या तरह का टेक्नोलॉजी है और क्यों हमें CST में जाना है। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.